लीडर को जल्दी से जल्दी कोई ना फैसला करना होगा। कितने दिन तक वो इस बात को लटका कर रखेंगे, उन्हें कोई ना कोई फैसला जल्दी ही करना पड़ेगा। लगता है कि कोलिशन के लीडर काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और वो ठीक से सोच समझ नहीं सकते। मास्टर डुवॉन बस उनकी बातें सुन रहे होते हैं और सर झुकाकर वहीं पर खड़े होते हैं। फिर वो कोलिशन के लीडर की तरफ चले जाते हैं। मास्टर डुवॉन कोलिशन के लीडर से कहते हैं, मैंने बाहर जाते हुए कुछ एल्डर से सुना है, वो सारे तो आपकी पोजीशन के बारे में भी बातें करना शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि आप बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, इसी वजह से कोई भी फैसला ठीक तरह से नहीं कर पा रहे, इसलिए वो आपकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं। कोलिशन के लीडर मास्टर डुवॉन से कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छे बहाने हैं तो फिर मुझे भी बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं उनसे मिलूं। कि हमारे पास जो 15 दिन का टाइम था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चलो जल्दी से बताओ अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा सा बहाना है। मास्टर डुवॉन कहते हैं, आपको किसी भी बहाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 दिन का वक्त रह गया है। 3 दिन के बाद हमारे वाइस कमांडर सबूत के साथ वापस आ जाएंगे। को बस अपने फैसले को 3 दिन तक रोका रखना है। कोलिशन के लीडर उसे कहते हैं, मैंने तुमसे वादा किया था, इसलिए मैं अपने वादे को तो पूरा करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। मास्टर डुवॉन कहते हैं, प्लीज सर, मुझे सिर्फ इतना ही टाइम चाहिए, आप 3 दिन का टाइम दे दे, उसके अलावा हमें आपसे कुछ भी नहीं कहना। नेक्स्ट सीन एक झील के किनारे का दिखाया जाता है, जहाँ पर मोशिन और हानसुजिन दोनों रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। वो अपने घोड़ों को वहीं पर छोड़ देते हैं और वहीं पर बैठे होते हैं आराम करने के लिए। हानसुजिन अपना सर झुकाए वहाँ पर बैठी होती है, जबकि मोशिन भी अपने ध्यान बड़ी आराम से खड़ा होता है। गुजुचैंग पहले हानसुजिन की तरफ देखता है, फिर वो मोशिन की तरफ देखता है और फिर वो सामने घोड़ों की तरफ देखता है और सोचता है कि वो यहाँ से भाग सकता है, और वो बड़ी स्पीड के साथ घोड़े की तरफ भागता है। वो भी भागकर घोड़े की तरफ जा ही रहा होता है कि मोशिन उसे कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अगर इस तरह की कोई हरकत की तो तुम मारे जाओगे। हानसुजिन भी बोलती है और कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि हम लोग इसकी टांगे काट देते हैं और उसके बाद ये भाग नहीं पाएगा। ये बात सुनते ही गुजू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। गुजुचैंग उनसे कहता है, तुम लोगों को मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ से भाग नहीं रहा था, मैं तो बस चेक कर रहा था कि क्या तुम दोनों वाकई में एक्टिव हो या नहीं। और वैसे भी अब मैंने काफी देर तक आराम कर लिया है, इसलिए मैं घोड़े की तरफ जा रहा था कि हम लोग यहाँ से जा सके। यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं होगा। मोशन पहले तो बड़ी आराम से उसकी बात सुन रहा होता है, लेकिन उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है और वो दूसरी तरफ देखता है। गुजुचैंग उसे कहता है, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है। मोशन जिस रास्ते से आया होता है वापस उसी रास्ते की तरफ देख रहा होता है और उनसे कहता है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। जैसा कि गुजुचैंग ने कहा है कि हमने काफी आराम कर लिया है, चलो यहाँ से चलते हैं। और साथ ही मोशन हानसुजिन से कहता है, हमें तैयारी करना होगी। हानसुजिन भी उसकी बात सुनकर काफी हैरान होती है, लेकिन वो समझ जाती है जैसे कि हमारे पीछे कोई दुश्मन आ रहा है। मोशन और हानसुजिन अपने घोड़े लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर के बाद वो असैसिन वहाँ पर आते हैं, मास्टर लैंगबिन के साथ ही होते हैं। वो वहाँ पर आकर रेत के ऊपर घोड़ों के खुर के निशान देखते हैं और वो साथ ही सारे के सारे एरिया को स्कैन करते हैं और कहते हैं, यहाँ पर 2 घोड़े थे। और साथ ही वो फुटप्रिंट्स को भी चेक कर लेते हैं। वो कहते हैं, यहाँ पर इनके फुटप्रिंट्स उन घोड़ों के पाँव से मैच करते हैं जिनका हम लोग पीछा कर रहे हैं। वहीं पर घोड़े की लीद भी पड़ी होती है। एक असैसिन उसको चेक करता है और कहता है, ये अभी तक गर्म है, इसका मतलब यहाँ से गए हुए ने भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन 20 मिनट हुए होंगे। मास्टर लैंग उन सबसे कहते हैं, जल्दी से अपने वेपन्स को रेडी कर लो, बहुत ही जल्दी हमारा उनके साथ सामना होने वाला है, चलो जल्दी से उन्हें पकड़ते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से घोड़ों का दिखाया जाता है। हानसुजिन और दूसरा घोड़ा उसके साथ ही होता है, लेकिन मोशिन उनके साथ नहीं होता। हानसुजिन ने दूसरे घोड़े के ऊपर गुजुचैंग को बांधकर बिठाया होता है और उस घोड़े की रस्सी को भी अपने हाथ में पकड़ा होता है। गुजुचैंग के मुंह को भी उन्होंने बंद किया होता है, वो अपने मुंह से हुम हुम कर रहा होता है। हानसुजिन उसे कहती है, अपना मुंह बंद रखो, तो मैं तुम्हारा मुंह खोल भी देती हूँ, तभी तुमको बकवास बात ही करने वाले हो, इसलिए चुपचाप बैठे रहो, वरना तुम उन सारे असैसिन्स के हाथों से मारे जाओगे। नेक्स्ट सीन मोशन का दिखाते हैं। मोशन एक खलियान में खड़ा होता है और वो सामने की तरफ देखता है तो सामने से बहुत सारे ब्लड कल्ट के मेंबर्स आ रहे होते हैं। मास्टर लैंग भी उनके साथ ही होते हैं। मास्टर लैंग कहते हैं, लगता है कि ये बंदा उन्हीं के साथ है, जो उन दोनों में से एक होगा, जो कि एजेंसी लीडर को अपने साथ लेकर गए हैं। इसे देखकर तो लगता है जैसे ये हमारा यहीं पर इंतजार कर रहा है। क्या इसे लगता है कि अकेला हम सभी को संभाल पाएगा? मोशन उन सब की तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है, जबकि मास्टर लैंग कहते हैं, ये लड़का तो हमें देखकर मुस्कुरा रहा है, जैसे कि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। एक असैसिन कहता है, लगता है कि ये यहाँ पर सिर्फ टाइम बाय करने के लिए खड़ा है, ताकि ये हमें यहाँ पर रोक सके, जबकि इसका साथी यानी कि वो दूसरी लड़की एजेंसी लीडर को लेकर कोलिशन तक पहुँच जाए। मास्टर लैंग अपने साथियों से कहते हैं, मैं इसके साथ यहाँ पर फाइट करता हूँ, इसे यहीं पर रोक कर रखता हूँ, तुम सब लोग आगे बढ़ जाओ और जाकर उसको पकड़ो। मैं चाहता हूँ कि कोलिशन के लीडर तक पहुँचने से पहले ही गुजुचैंग का सर काट दिया जाए। मास्टर लैंग को छोड़कर बाकी के जितने भी असैसिन्स होते हैं वो सारे के सारे हानसुजिन की तरफ भाग पड़ते हैं। मोशन उनके सेंटर में खड़ा होता है। एक तरफ 4 लोग होते हैं और एक तरफ 3 लोग होते हैं। मोशन दोनों तरफ देखता है और कहता है, अब इनमें से किन के ऊपर मुझे पहले अटैक करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ से आगे चले जाएं और जाकर हानसुजिन के ऊपर अटैक करें। फिर मोशन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है उन लोगों की तरफ जिस तरफ 4 होते हैं। मोशन बड़ी स्पीड के साथ एक असैसिन की तरफ आगे बढ़ता है। वो अपने नाइफ को निकालता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा रास्ता रोक सकते हो, और जैसे ही अपने नाइफ से मोशन के ऊपर अटैक करने लगता है, मोशन अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसके सर पे मारता है, जिससे उसकी स्कल क्रश हो जाती है और वहीं पर गिर जाता है। मास्टर लैंग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं
वहीं से मोशन ऊपर की तरफ जंप करता है और दूसरे वाले की तरफ आगे बढ़ता है और उसके सर में भी जबरदस्त पंच मारता है और उसके सर को भी ब्रेक कर देता है। और फिर वहाँ पर दो बचते हैं जो कि अभी भी आगे की तरफ बढ़े होते हैं। मोशन उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है। मोशन की स्पीड काफी ज्यादा होती है। असैसिन कहता है ये तो मेरी स्पीड के साथ मैच कर रहा है। वो वहीं से पीछे की तरफ मुड़ता है और अपने नाइफ से मोशन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मोशन उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और साथ ही उसको गर्दन से पकड़ लेता है और अपने एक ही हाथ से उसको हिलाते हुए दूसरे वाले असैसिन की तरफ फेंक देता है और वो जाकर उसके साथ पटक जाता है और वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। मोशन फिर से ऊपर की तरफ जंप करता है और ऊपर से जंप करते हुए उन दोनों को एक ही पंच मारता है और वो दोनों वहीं पर ग्राउंड के अंदर धंस जाते हैं। अपनी तरफ के चारों को मारने के बाद मोशन बाकी के तीनों की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है कि सारे के सारे प्रोफेशनल असैसिन्स हैं। इन्हें अपने कॉमरेड्स के मरने का कोई भी अफसोस नहीं है। ये उनको बचाने के लिए रुक भी नहीं रहे, बल्कि इन्हें सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने से मतलब है। मोशन बड़ी स्पीड के साथ बाकी के तीनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त वो पीछे की तरफ देखता है तो मास्टर लैंग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मोशन कहता है मैं इस बंदे के बारे में तो भूल ही गया था जो कि यहाँ पर सेंटर में खड़ा है। मोशन अपने ध्यान आगे बढ़ रहा होता है, जबकि उसी वक्त मास्टर लैंग अपनी जंजीर से बंधी हुई अपनी तलवार को निकालते हैं और मोशन के ऊपर अटैक करते हैं। मोशन वहीं पर भागते हुए उनके अटैक को अवॉइड कर लेता है और साथ ही वो एक चेन स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक तलवार होती है जो कि एक चेन के साथ बंधी होती है। मास्टर लैंग अपनी चेन स्वॉर्ड को वापस अपनी तरफ खींच लेते हैं और अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। तो वहीं से फिर से अपनी चेन स्वॉर्ड को घुमाते हुए मोशन के ऊपर फिर से अटैक करते हैं। मोशन फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर मास्टर लैंग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उनकी चेन स्वॉर्ड की स्पीड काफी ज्यादा होती है और कोई भी उनके अटैक को डॉज नहीं कर सकता। मास्टर लैंग फिर से अपनी चेन स्वॉर्ड को पीछे खींच लेते हैं। इस बार वो रुक जाते हैं। मोशन सोच रहा होता है इसकी चेन स्वॉर्ड के साथ इसका एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा है, इसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। मोशन कहता है यहाँ पर ये जो एक बंदा है ये उन तीनों से ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे इसे यहीं पर संभालना होगा, क्योंकि अगर ये वहाँ पर पहुँच गया तो ये साथ में हांस जिनको भी मार डालेगा। मास्टर लैंग भी अपने चारों मरे हुए साथियों की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने मेरे 4 असैसिन्स को मार डाला है और ये मेरे चेन स्वॉर्ड को भी बहुत ही आसानी से डॉज कर सकता है। न सिर्फ इसके पास स्ट्रेंथ है बल्कि इसके पास स्पीड भी है। मोशन मास्टर लैंग से कहता है वैसे इस वाक़ये को ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ दिन पहले ही मैंने एक बड़े से बंदे को बहुत ज्यादा पीटा था और उसे मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को तुम्हारे पास भेजा था। क्या तुम्हें उसकी डेड बॉडी मिल गई या नहीं? मास्टर लैंग भी मोशन की ये वाली बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर लैंग उसे कहते हैं जिस बंदे की डेड बॉडी की तुम बात कर रहे हो वो हमारे मास्टर जैंग डाइजुन थे। और साथ ही मास्टर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब हिबीपेंग क्लैन में हमारे मास्टर जैंग डाइजुन को तुमने मारा था। मुझे पता है तुम कौन हो, तुम वाइस कमांडर हो जोंगशियन ग्रुप के। तुम्हारा नाम मोजियन है। मोशन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है अगर तुम्हें जरा सा भी अंदाजा हो कि मैं कौन हूँ तो फिर उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी सिचुएशन इस वक्त क्या है। तुम होती जहाँ से डरकर भाग जाओगे। मास्टर लैंग उसे कहते हैं ऐसा तो सोचना भी मत, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और फ्यूचर में हमारे ब्लड कल्ट के प्लान्स के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती हो, इसलिए मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। जबकि मोशन उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है। मास्टर लैंग उसे कहते हैं शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं भी मास्टर जैंग की जितना ही पावरफुल हूँ या फिर मैं उससे कम पावरफुल हूँ, क्योंकि मेरे पास उसके जैसे मसल्स नहीं है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत सा गलत सोच रहे हो। मोशन हंसते हुए मास्टर लैंग से कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मास्टर जैंग से थोड़े से पावरफुल हो या फिर तुम्हारा लेवल उससे ज्यादा हाई है, तुम्हारा अंत तो लिखा जा चुका है, तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। मास्टर लैंग जल्दी से अपना चोगा उतार देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारी फाइट आगे बढ़ेगी मुझे वो सारी बातें जानने का मौका मिलेगा। मोशन मास्टर लैंग से कहता है तुम्हारा नाम क्या है? मास्टर लैंग उसे कहते हैं एक मरने वाले बंदे को अपना नाम बताने का क्या फायदा, और वैसे भी तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना नाम बताऊं। और यहीं पर मास्टर लैंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उनकी पूरी की पूरी चेन स्वॉर्ड उनकी पावर्स के साथ इम्ब्यूड हो जाती है और वो भी उनकी पावर के साथ चमक रही होती है। मास्टर लैंग अपनी चेन स्वॉर्ड को पंखे की तरह घुमाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो देखते हैं तुम कब तक मेरे सामने इस तरह खड़े रह सकते हो। मोशन मुझे देखकर काफी हैरान होता है। मास्टर लैंग अपनी उस चेन स्वॉर्ड को पंखे की तरह ऊपर घुमा रहे होते हैं और साथ ही दिखाते हैं कि उनके इर्द गिर्द की सारी घास भी कट जाती है और एक गोल दायरे की शक्ल में जितनी घास होती है वो सारी कट जाती है। वो अपनी चेन स्वॉर्ड को इतनी स्पीड से घुमा रहे होते हैं कि आसपास से जितनी भी हवा होती है वो सारी की सारी वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और एक बवंडर की तरह। मोशन अभी भी उनकी चेन स्वॉर्ड की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है, जबकि मास्टर लैंग बस हंसे जा रहे होते हैं और वहीं पर वो अपनी चेन स्वॉर्ड को घुमाते हुए अपनी चेन को पकड़ते हैं। बड़ी स्पीड के साथ मोशन की तरफ अपनी चेन स्वॉर्ड को भेज देते हैं। मास्टर लैंग की चेन स्वॉर्ड बड़ी स्पीड के साथ मोशन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मोशन के पास उसको डॉज करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि मास्टर ने उसको बहुत ज्यादा मोमेंटम दे रखा है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। मास्टर लैंग हंसते हुए कहते हैं मुझे तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, मुझे तो लगा था कि तुम इस छोटे से अटैक को संभाल पाओगे, अगर तुम इस अटैक को नहीं संभाल सकते तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे सामने से थोड़ा सा धुआं हटता है तो मोशन की तरफ दिखाते हैं। मोशन वहाँ पर सही सलामत
सलामत खड़ा होता है। मास्टर लैंग पहले तो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन साथ ही अपनी चेन स्वॉर्ड को वापस अपने हाथ में बुला लेते हैं। मास्टर लैंग सोच रहे होते हैं, तो इसका मतलब मेरी इतनी पावर के साथ मैंने इसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन इसके ऊपर तो एक स्क्रैच भी नहीं आया। जबकि मोशन अपने पीछे की तरफ देखता है तो मास्टर लैंग के उस चेन स्वॉर्ड की पावर्स की वजह से मोशन के पीछे काफी सारा ग्राउंड तबाह हो चुका है। और साथ ही मोशन अपने हाथ की तरफ देखता है तो मोशन के हाथ से ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि मोशन के हाथ पर कट लगा है। इस बात से मोशन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 40 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर लैंग अपनी चेन स्वॉर्ड के साथ मोशन के ऊपर अटैक करते हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मोशन अपने हाथ की तरफ देखता है तो मोशन के हाथ से ब्लड निकल रहा होता है और यहीं पर मोशन बैकग्राउंड सीन में दिखाता है कि यहाँ पर हुआ क्या। जैसे मास्टर लैंग ने अपनी चेन स्वॉर्ड को मोशन की तरफ फेंका था तो मोशन ने अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उनकी चेन स्वॉर्ड को ब्लॉक करने की कोशिश की थी। उसने अपने हाथों के ऊपर अपने उस सेफगार्ड ऑरा को भी एक्टिवेट किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मास्टर की चेन स्वॉर्ड उसके हाथ पर लगी, जिसकी वजह से उसका हाथ कट गया। मोशन भी हैरान होता और कहता है, मैंने अपने सेफगार्ड ऑरा को यूज किया था, लेकिन फिर भी मेरे हाथ पर कट कैसे लग गया। जबकि मास्टर लैंग भी उसके हाथ से ब्लड निकलता हुआ देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया, लेकिन तुम्हारे हाथ से तो ब्लड निकल रहा है। लगता है कि तुम भी इनविंसिबल नहीं हो। मोशन फिर से अपने हाथों पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, ये तो सिर्फ थोड़ा सा ब्लड है, तुम्हें किसने कहा कि मैं हार चुका हूँ। नेक्स्ट सीन में हांसू जिन और गुजू जैंग को दिखाते हैं, जो कि अपने घोड़ों पर सामने की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं। सामने एक एली होती है जहाँ पर एक पुल बना होता है और वो पुल काफी ज्यादा टूटा फूटा होता है। हांसू जिन उस पुल के पास जाकर अपने घोड़ों को रोक देती है, क्योंकि वो घोड़ों के साथ उस पुल को पार नहीं कर सकते, क्योंकि वो लकड़ी का टूटा हुआ पुल घोड़ों का वजन उठा नहीं पाएगा। हांसुजिन साथ ही गुजू शैंग की रस्सियां भी खोल देती है। वो अपना मुंह खोलता है और कहता है, मैं इस पुल को पार नहीं करने वाला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये बहुत सा टूटा फूटा है, कहीं मैं यहाँ से नीचे गिरकर मर न जाऊँ। उसे साथ एक रास्ते की तरफ इशारा करता है और कहता है, जबकि इस पहाड़ी के साथ साथ ये वाला रास्ता है, हम लोग इस रास्ते से घूमकर भी तो जा सकते हैं, हमें इस पुल को क्यों पार करना है। तुमने घोड़ों को पहले ही भगा दिया है, मुझे अपने टांगों पर चलने का कोई शौक नहीं, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। हांसुजिन उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। गुजू शैंग उसे कहता है, तुमने मुझे बांधकर घोड़े के ऊपर बिठाया हुआ था, जिसकी वजह से मेरी टांगों में से सारी एनर्जी चली गई है, अब मैं नहीं चल सकता। हांसुजिन उसे कहती है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी टांगों के अंदर थोड़ी सी एनर्जी भर दूं? ये बात सुनते ही गुजू शैंग बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे कहता है, चलो ठीक है, आगे आगे मैं चलूंगा। और उन तीनों असैसिन्स को भी दिखाते हैं जो कि मोशन से भागकर आ गए थे। वो तीनों भी उस एली में पहुंच चुके हैं। गुजू शैंग आगे आगे चल रहा होता है, जबकि हांसुजिन उसके पीछे होती है। हांसुजिन उसे कहती है, क्या तुम थोड़े से तेज नहीं चल सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। गुजू शैंग उसे कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये ब्रिज बहुत ज्यादा टूटा फूटा है, अब मुझे नीचे फोकस करने दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊँ। और गुजू शैंग फिर से आहिस्ता आहिस्ता से पुल के ऊपर चलना शुरू कर देता है। जबकि हांसुन पीछे एली की तरफ देखती है तो उसे वहाँ से किलिंग इंटेंट महसूस होता है। जैसे उसे पता चल जाता है कि पीछे से असैसिन्स आ रहे हैं। हांसुजिन उसे कहती है, एजेंसी लीडर। वो उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे परेशान मत करो, मैं आराम से इसको पार करूंगा। लेकिन हांसुजिन साथ ही उसे पीछे से जबरदस्त किक मारती है और उसे पुल से पार फेंक देती है। एजेंसी लीडर भी पुल के पार जाकर गिरता है और अपनी तशरीफ पे हाथ रखते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया, कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं पुल को पार कर लूंगा। हांसुजिन उसे कहती है, अब रोना धोना बंद करो, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, क्योंकि कोई हमारा पीछा कर रहा है। गुजू शैंग उसे कहता है, बस करो, कोई भी नहीं है पीछे, तुमने मुझे बहुत ही जोर की किक मारी है, जिसकी वजह से मेरी तशरीफ दर्द कर रही है, इसलिए मैं नहीं भागना चाहता। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ देखते हैं तो पुल की दूसरी तरफ 3 असैसिन्स खड़े होते हैं। हांसुजिन भी अपनी तलवार निकाल लेती है और गुजू शैंग से कहती है, मैंने कहा ना जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम इनके हाथों से मारे जाओगे। नेक्स्ट सीन फिर से मोशन और मास्टर लैंग की फाइट का दिखाया जाता है। मास्टर लैंग अपनी चेन स्वॉर्ड को मोशन की तरफ भेजते हैं। मोशन उनके अटैक को अवॉइड कर लेता है और वो बड़ी स्पीड के साथ मास्टर लैंग के करीब जाता है ताकि उन्हें पंच मार सके। मास्टर लैंग जल्दी से अपनी चेन स्वॉर्ड को वापस की तरफ बुलवाते हैं और उसी चेन के सहारे से ऊपर की तरफ जंप कर जाते हैं और मोशन के अटैक को अवॉइड कर लेते हैं। मोशन भी ये देखकर काफी हैरान होता है। मास्टर लैंग हवा में ही अपनी चेन को फिर से कंट्रोल करते हुए अपनी तरफ खींच कर लाते हैं और साथ ही अपनी चेन स्वॉर्ड के साथ मोशन के ऊपर अटैक करते हैं। मोशन फिर से उनके चेन स्वॉर्ड के अटैक को अवॉइड कर लेता है। मोशन मास्टर लैंग की तरफ देखता है और कहता है, ये तो इस चेन स्वॉर्ड को चलाने में बहुत ज्यादा माहिर है, इसकी एजिलिटी और इसकी स्पीड भी काफी है, ये किसी भी एंगल पे हो ये अपनी चेन स्वॉर्ड को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकता है। मास्टर लैंग उसे कहते हैं, मैं तुम्हारी चाल को समझ गया हूँ, तुम मेरे करीब आना चाहते हो, तुम्हें लगता है शायद मेरे करीब आने पर तुम मेरे ऊपर अटैक कर पाओगे। मैंने अपनी सारी जिंदगी एक चेन स्वॉर्ड के साथ ही गुजार दी है और हमेशा इसी को यूज
यूज किया है। मुझे इसकी सारी वीकनेस के बारे में पता है। तुम्हें लगता है कि इसके साथ चेन बधी हुई है और मैं सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस पर ही अटैक कर सकता हूँ। मुशिन आगे से हंसता और कहता है चलो फिर देखते हैं कि तुम्हें अपने वेपन की सारी वीकनेस के बारे में पता है या नहीं। और वो फिर से बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मास्टर लैंग भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो तुम फिर से वही मूव यूज कर रहे हो, तुम फिर से मेरे करीब आना चाहते हो। और मास्टर लैंग भी अपनी चेन स्वॉर्ड को फिर से घुमाना शुरू कर देती है, लेकिन मुशिन बड़ी स्पीड के साथ उनके ऊपर वन स्टेप से अटैक करता है और उनके कंधे को जख्मी कर देता है। मास्टर लैंग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि अभी भी यहाँ पर हुआ क्या। मास्टर लैंग कहते हैं इसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इसने तो मेरे कंधे को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है। मुशिन उसे कहता है तुमने कहा था कि तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो, तुम लोग जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम लोग मेरे बारे में जानना चाहते हो? मास्टर लैंग पहले तो उसे घूर घूर कर देख रही होती है क्योंकि वो काफी हैरान होती है, लेकिन साथ ही वो फिर से हंसना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो उनका कंधा दोबारा से हील हो जाता है। मास्टर लैंग हंसते हुए कहते हैं तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट और एटीट्यूड वाले हो। हाँ मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता, मैं तो बस तुम्हें मारना चाहता हूँ। और फिर से अपनी चेन को अपने इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर देते हैं। मास्टर लैंग उसे कहते हैं मैं तब तक तुम्हारे पर अपनी चेन स्वॉर्ड से अटैक करता रहूंगा जब तक कि तुम्हारा कीमा न बन जाए। और साथ ही अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम निम्बल स्ट्राइक होता है उसको यूज करते हुए अपनी चेन स्वॉर्ड को मुशिन के ऊपर अटैक करने के लिए भेजते हैं। मुशिन उनके चेन स्वॉर्ड के ऊपर से जंप करता हुआ फिर से उन्हें पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उनके करीब पहुंचता है मास्टर लैंग अपनी चेन को ही ऊपर की तरफ हिलाते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर बैंड आता है और वो सीधी जाकर मुशिन के साथ टकराती है। मुशिन अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसकी चेन को अपनी बाजू से ब्लॉक करता है। इसे देखकर तो मास्टर लैंग भी काफी हैरान होती है। मास्टर लैंग उसे अपने करीब नहीं आने दे रहे क्योंकि पहले अटैक की वजह से वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये उनके करीब पहुंच गया तो ये फिर से उनके ऊपर अपना पंच मारेगा, जिसकी वजह से मास्टर लैंग को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। मुशिन भी इस बात को समझ जाता है। मुशिन कहता है ये मुझे अपने करीब नहीं आने दे रहे, लगता है कि इसे पता चल चुका है मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इससे बहुत ज्यादा है। जबकि मास्टर लैंग सोच रहे होते हैं थोड़ी देर पहले मेरी चेन इसके बाजू के साथ टकराई थी, लेकिन इसके बाजू को कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। मुशिन उसके इर्द गिर्द सर्कल में भागना शुरू करता है। मुशिन की स्पीड काफी ज्यादा होती है। मास्टर लैंग कहते हैं इसकी स्पीड पहले से ज्यादा कैसे हो सकती है। मास्टर लैंग अपनी चेन स्वॉर्ड को दायरे में घुमा रही होती है, जबकि मुशिन उनकी चेन स्वॉर्ड के साथ साथ ही दायरे में घूम रहा होता है। मास्टर लैंग हंसते हुए कहते हैं चाहे तुम्हारे पास कितनी ही स्पीड क्यों ना हो, तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि मैं अपनी चेन को घुमा रहा हूँ। चाहे तुम्हारी स्पीड कितनी क्यों ना हो, मेरी चेन स्वॉर्ड से तुम्हारी स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती। मास्टर लैंग अभी भी उसी की तरफ ही देख रहे होते हैं और हंसते हुए कहते हैं अगर तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करना चाहते तो फिर ठीक है, मैं पहले तुम्हारे ऊपर अटैक करता हूँ। वो उसकी लोकेशन को मार्क करते हैं और साथ ही अपनी चेन स्वॉर्ड को घुमाते हुए इस पर अटैक करते हैं। मुशिन क्योंकि एक दायरे में स्पीड में भाग रहा है, इसलिए मास्टर लैंग सोच रहे होते हैं कि वो इस अटैक को अवॉइड नहीं कर पाएगा। एक तरफ से उनकी चेन स्वॉर्ड सामने की तरफ जा रही होती है, जबकि दूसरी तरफ से मुशिन आ रहा होता है, लेकिन मुशिन वहाँ पर चेन स्वॉर्ड के करीब जाते ही अपने पाँव को पीछे की तरफ मोड़ता है और वहीं से घूम जाता है। मास्टर लैंग भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मुशिन उनकी चेन स्वॉर्ड के साथ साथ ही भाग रहा होता है और साथ ही अपने बाजू के ऊपर अपने सेफगार्ड ऑरा को एक्टिवेट करते हुए उनकी चेन स्वॉर्ड को सेंटर से बेंड कर देता है, जिसकी वजह से उनकी चेन स्वॉर्ड पीछे की तरफ से घूमती हुई सीधी मास्टर लैंग की तरफ ही चली जाती है। मास्टर लैंग की चेन स्वॉर्ड की स्पीड क्योंकि काफी ज्यादा होती है, उनकी अपनी चेन स्वॉर्ड उनके अपने पेट में जाकर लगती है और वो उसको अवॉइड भी नहीं कर पाते। और साथ ही मुशिन ने उनकी चेन को अपने हाथ में पकड़ा होता है। मुशिन उनकी चेन को अपने हाथ में पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे मास्टर भी उस चेन स्वॉर्ड के साथ ही उड़ते हुए मुशिन की तरफ आ जाते हैं और साथ ही मुशिन वन स्टेप को यूज करते हुए उन्हें एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे मास्टर फिर से पीछे की तरफ जाकर गिरते हैं। मास्टर लैंग बहुत ज्यादा जख्मी है। वो अपने जख्म पर हाथ रखते हुए कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा होशियार हो, तुमने मेरी चेन स्वॉर्ड को मेरे ही खिलाफ वेपन के तौर पर यूज कर दिया। आज से पहले मैं तुम्हारे जैसे ओपोनेंट से नहीं मिला। बातें करते हुए उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। उसे तुम इतनी जल्दी हील नहीं कर पाओगे। मास्टर लैंग भी उसकी बात को समझते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जख्म काफी ज्यादा गहरे हैं। मास्टर लैंग कहते हैं लास्ट टाइम इसने मेरे कंधे के ऊपर अटैक किया था और वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और इसने अपने हाथों से मेरी चेन को ब्लॉक किया था। ये कोई ऐसा वॉरियर नहीं है जो कि सिर्फ अपनी फिस्ट को यूज करके फाइट करता है, बल्कि इसे अच्छी तरह से पता है कि अपनी इंटरनल फोर्स को कैसे यूज करना है। मास्टर लैंग मुशिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं लेकिन इंटरनल फोर्स को यूज करना इतना भी आसान काम नहीं है। इस लड़के को देखकर तो लगता है कि ये सिर्फ 20 साल का है। इस उम्र के किसी लड़के का इंटरनल फोर्स को इस तरह यूज करना ये पॉसिबल नहीं है। मुशिन मास्टर लैंग की तरफ देखता और कहता है मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनके तुम्हें जवाब चाहिए होंगे, या फिर तुम बहुत ज्यादा डर रहे हो कि अगर तुम्हें तुम्हारे उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो फिर तुम्हारे पास जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं बचेगा, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। मास्टर लैंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर से अपनी चेन स्वॉर्ड के अंदर अपनी पावर्स को इम्ब्यूर करते हैं और उसे उठाकर घुमाना शुरू कर देते हैं। इस बार मास्टर लैंग बहुत ही गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो बार बार मुशिन के ऊपर अटैक करते हैं बिना कुछ देखे और बिना कुछ समझे, लेकिन मुशिन भी उनके अटैक्स को अवॉइड किए जा रहा है।
मास्टर जितना ज्यादा उसके ऊपर अटैक करते हैं उतना ज्यादा उनकी बॉडी के अंदर से ब्लड निकलता है। मोशन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उनकी थोड़ी के नीचे एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे मास्टर लैंग उड़ते हुए पीछे दूर जाकर गिरते हैं। मास्टर लैंग गिरने के बाद फिर से उठकर बैठ जाते हैं। उनके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकल रहा है। मास्टर लैंग कहते हैं ये बार बार अटैक करता है और इसके अटैक्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लेवल तक पहुंच चुका है जिस लेवल को मैं हैंडल नहीं कर सकता। मास्टर लैंग मोशन की तरफ देखकर कहते हैं हम लोग जहाँ पर एजेंसी लीडर को मारने के लिए आए हैं हमारे पास सिर्फ एक ही मिशन है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके साथ फाइट को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि मैं काफी ज्यादा जख्मी हो चुका हूँ, तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। जबकि मोशन मास्टर लैंग से कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना टाइम है इस बारे में सोचने का कि तुम यहाँ से भाग सको। मास्टर लैंग उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ एली का सीन दिखाया जाता है। वो तीनों असैसिन हान सुजिन और गुजू जैंग के पीछे लगे हुए हैं। वो तीनों ही उस एली के अंदर पहुंच जाते हैं उस पुल को पार करके। गुजू जैंग आगे आगे भाग रहा होता है। वो पीछे की तरफ देखता और कहता है वो लोग तो पहुंच जाए, वो तो हमारे बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं। हान सुजिन उसे कहती है सामने की तरफ देखकर भागो, कहीं गिर मत जाना। वो तीनों उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। एक बार बाकी के दोनों से कहता है तुम दोनों आगे जाओ और गुजू जैंग का सर काटो, मैं इस लड़की को संभालता हूँ। वो जल्दी से जंप करते हुए हान सुजिन के ऊपर अटैक कर देता है। हान सुजिन भी अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है और वो फिर से आगे की तरफ भागना शुरू कर देती है। वो असैसिन फिर से उठकर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो, और वो दोनों फिर से फाइट करना शुरू कर देती हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 41 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था 3 असैसिन जो कि हान सुजिन के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पर एली में पहुँच जाते हैं। उनमें से एक असैसिन हान सुजिन के ऊपर अटैक करता है और बाकी के दोनों से कहता है तुम दोनों आगे बढ़ो और गुजू जैंग का सर काट दो। और वो असैसिन हान सुजिन के ऊपर अटैक करता है, बार बार उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हान सुजिन उसके अटैक से डिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाती है। हान सुजिन भी फिर से रुक कर उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। हान सुजिन पीछे की तरफ देखती है तो उसके दोनों साथी गुजू जैंग को मारने के लिए आगे बढ़ होते हैं। हान सुजिन कहती है लगता है कि ये मुझे यहाँ पर रोका रखना चाहता है ताकि बाकी के दोनों आगे बढ़कर अपने मिशन को पूरा कर सकें, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम फेरीमोन डेविल स्वर्ड आर्ट होता है उसको यूज करती है और सामने की तरफ एक स्लैश लगाती है। हान सुजिन की वो स्पेशल टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तीनों के तीनों असैसिन जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं वो तीनों उसकी स्लैश की वजह से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ना सिर्फ वो तीनों गिरते हैं बल्कि आसपास की जो क्लिफ का मिट्टी का एरिया होता है वो सारे का सारा नीचे गिर जाता है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। गुजू जैंग जो कि भाग रहा होता है वो भी धमाके की आवाज सुनने के बाद रुक जाता है। वो पीछे की तरफ देखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हान सुजिन धुएं में से बाहर निकल कर आती है। गुजू जैंग उसे कहता है मिस क्या तुम ठीक हो। हान सुजिन कहती है मैंने तुमसे कहा था कि रुकना मत, तुम रुके क्यों, जल्दी से भागो। गुजू जैंग कहता है लेकिन तुमने तो उन सभी को मार दिया है, फिर हमें भागने की जरूरत क्या है, हम लोग आराम से चल भी तो सकते हैं। उसी वक्त पीछे इस मलबे के नीचे दिखाते हैं वो तीनों के तीनों असैसिन उस मिट्टी के नीचे से बाहर निकल आते हैं। इस बार वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। उनमें से एक असैसिन कहता है इसने अभी अभी अपनी जो तलवारबाजी के स्किल्स दिखाए हैं वो सारे म्यूरिम कोलिशन के तो नहीं लगते, लगता है कि ये भी किसी कल्ट की मेंबर है। दूसरा असैसिन उसे कहता है मुझे लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे रास्ते की मुश्किल बन सकती है, इसलिए पहले इसको मारना पड़ेगा। वैसे भी वो एजेंसी लीडर कितनी दूर तक भागकर जा सकता है, पहले इसको मारते हैं फिर गुजू जैंग का सर काटेंगे। तीसरा असैसिन उनसे कहता है तो फिर ठीक है, तीनों मिलकर अटैक करते हैं। हान सुजिन गुजू जैंग से कहती है एजेंसी लीडर अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें पीछे से कौन सी भी आवाज क्यों ना आए, रुकना मत, बस भागते रहो। वो तीनों भी अपनी चोगे उतार देते हैं। हान सुजिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। गुजू जैंग उसे कहता है मुझे पता है कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ और ना ही मैं कोई अच्छा इंसान हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मरना मत। और साथ ही वो भागते हुए कहता है और अगर तुम यहाँ पर मरने वाली हो तो फिर कम से कम मुझे इतना टाइम दे देना कि मैं यहाँ से दूर भाग जाऊँ और ये मुझे पकड़ ना सके। वो असैसिन एक दूसरे से कहते हैं हमें यहाँ पर इस लड़की पर ज्यादा टाइम जाया नहीं करना, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसको जल्दी से मार देते हैं ताकि एजेंसी लीडर को मार कर वापस जाया जाए। और फिर वो तीनों ही बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं। वो तीनों ही क्योंकि प्रोफेशनल असैसिन्स हैं, वो तीनों अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करते हुए एक साथ अटैक करते हैं और तीनों की हार्मोनी काफी ज्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट सीन मोशिन और मास्टर लैंग का दिखाया जाता है। मास्टर लैंग कहते हैं हमारा टारगेट एजेंसी लीडर गुजू जैंग है और अब तक तो उसका सर कट चुका होगा कि मेरे साथी वहाँ तक पहुँच गए होंगे। मेरे यहाँ पर रुकने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चलो मैं तुम्हारे सामने अपनी हार को मान लेता हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इग्नोरेंट था
था, इसी वजह से तुम्हारे सामने हार गया हूँ। और साथ ही वो अपने पास एक स्मोक बॉम्ब निकालता है और उसे वहीं पर फोड़ देता है, जिसके अंदर से बहुत सारा धुआं निकलता है। वो इसी सारे धुएं में गायब होने वाला है। धुएं के अंदर जाने के बाद मास्टर लैंग उसे कहते हैं, हालांकि यहाँ पर इस फाइट में मैं तुमसे हार गया हूँ, लेकिन हमारा कल्ट जीत गया है। गुजू शैंग को हमारे लोगों ने मार दिया होगा, इसलिए तुम हीबी पैंग क्लैन को नहीं बचा पाओगे। तो अगर देखा जाए तो इस फाइट को भी मैं ही जीता हूँ और साथ ही मेरा कल्ट जीता है। तुम्हारी म्यूरिम कोलिशन हार चुकी है। जैसे ही मास्टर लैंग वहाँ से भागने लगते हैं, मोशिन उसे कहता है, तुम्हें और तुम्हारे लोगों को हमारे सामने नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब तक तुम सभी लोग छुप कर बैठे हुए थे। तुम्हारे किसी भी बंदे के बारे में हमें नहीं पता था। मोशिन उसे कहता है, क्या तुमने इस बात को नोटिस किया? एजेंसी लीडर गुजू शैंग को हम लोगों ने किडनैप किया है। इस बारे में किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ हमारी कोलिशन के कुछ लोगों को पता था। फिर तुम्हारे पास ये न्यूज कैसे पहुंची? तुम लोग यहाँ पर हम पर अटैक करने के लिए कैसे आए? मास्टर लैंग भी उसकी बात सुनकर वहीं पर रुक जाते हैं। मोशिन उसे कहता है, म्यूरिम कोलिशन में सिर्फ कुछ ही लोगों को इस बारे में पता है। मुझे लगता है कि म्यूरिम कोलिशन के अंदर भी तुम्हारा कोई न कोई ऐसा स्पाई है जो कि तुम्हें ये सारी खबरें पहुंचाता है, क्योंकि वहीं से तुम्हें इस बारे में पता चल सकता है। हम लोग यहाँ पर शांसी ब्रांच में आए हैं गुजू शैंग को पकड़ने के लिए। तुमने यहाँ पर मेरे सामने आकर ये बात साबित कर दी है कि वाकई में म्यूरिम कोलिशन में कोई न कोई ऐसा गद्दार है जो कि तुम्हारे लिए काम कर रहा है। अब चूंकि मुझे इस बारे में पता चल चुका है, मैं तो यहाँ से वापस जाते ही म्यूरिम कोलिशन में तुम्हारा जो गद्दार है उसको ढूंढ निकालूंगा और उसे मार डालूंगा, और फ्यूचर में तुम लोग ऐसा कोई भी प्लान नहीं बना पाओगे। इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ यही आज ही का मौका है। तुम मुझे यहीं पर मार डालो, नहीं तो मैं जाकर तुम्हारे उस गद्दार को मार डालूंगा, तुम्हारे उस स्पाई को। अगर आज तुम मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दोगे तो तुम्हारे ब्लड कल्ट वालों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मास्टर लैंग उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, और साथ ही वो अपनी चेन को फिर से घुमाना शुरू करते हैं। वो जैसे अपनी चेन को घुमाते हैं, उनके इर्द गिर्द जितना भी स्मोक होता है वो सारे का सारा गायब हो जाता है। मास्टर लैंग ने अपनी उस चेन को घुमाते हुए एक बड़ा सा टोर्नेडो बनाया होता है। वो मोशिन को मारने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। मोशिन उनसे हंसते हुए कहता है, मुझे अभी तक तुमने अपने नाम के बारे में नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन मास्टर लैंग उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देते, बस अपनी चेन को घुमाए जा रहे होते हैं। मोशिन भी आगे से हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। मास्टर लैंग काफी ज्यादा जख्मी है। वो जैसे अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी मोशिन को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अपनी चेन को घुमाते हुए उसके साथ ही जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल एक ड्रिल मशीन की तरह। यहाँ पर ड्रिल मशीन की जगह पर उनकी वो स्वर्ड चेन है जो कि उनके सामने गोल दायरे में घूम रही है, और वो खुद उसके साथ साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि वो मोशिन पर अटैक कर सके। मास्टर लैंग उसे कहते हैं, चाहे तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम मेरे इस ड्रिल वाले अटैक से नहीं बच पाओगे। जबकि मोशिन भी सामने की तरफ से अपने वन स्टेप को यूज करते हुए उनकी चेन स्वर्ड के ऊपर अपना पहला पंच मारता है। वो जैसे ही अपना पहला पंच मारता है, मास्टर लैंग वहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन उनकी वो चेन स्वर्ड अभी भी घूम रही होती है। मोशिन साथ ही अपने सेकंड स्टेप को यूज करते हुए दूसरा पंच मारता है, और वो पंच भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मास्टर लैंग तो जैसे अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं, उनके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि वो बहुत सारी की पावर को यूज कर रहे हैं। मोशिन साथ ही अपनी और भी पावर को रिलीज करते हुए अपने थर्ड स्टेप को यूज करता है और तीसरा पंच मारता है। और जैसे ही मोशिन तीसरा पंच मारता है, तीसरे पंच के साथ ही मास्टर की चेन स्वर्ड की चेन टूट जाती है और उनका मुंह वहीं पर बेकार हो जाता है। उन्होंने अपने हाथ में अपनी चेन स्वर्ड की चेन को पकड़ा होता है, उनका हाथ भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जबकि मोशिन उनकी चेन स्वर्ड को अपने हाथ में पकड़ लेता है। मास्टर लैंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उसे कहते हैं, तुम तो सिर्फ एक फिस्ट फाइटर हो, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? मोशिन ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने फोर्थ स्टेप को यूज करते हुए अपनी तलवार की मदद से उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे काट लगाता है। वो मास्टर लैंग की बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काट देता है। मोशिन अपनी इतनी ज्यादा पावर को रिलीज करता है कि नीचे ग्राउंड के ऊपर भी काट लगते हैं उसकी बॉडी के आर पार होकर। तो मास्टर लैंग की बॉडी वहीं पर टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाती है। मास्टर लैंग मरने से पहले अपने आखिरी अल्फाज कहते हैं, मेरे असैसिन्स ने गुजू शैंग का सर काट दिया होगा। क्योंकि मोशिन को हान सुजिन की फिक्र होती है। साथ ही नेक्स्ट सीन हान सुजिन का दिखाया जाता है। वो तीनों वॉरियर्स ऊपर की तरफ जंप करते हुए हान सुजिन के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। हान सुजिन अपनी तलवार को सामने करते हुए सबसे पहले एक वारी के अटैक को ब्लॉक करती है और उसको पीछे की तरफ झटक देती है, जबकि उसी वक्त दोनों साइड वाले उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो दोनों एक साथ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन हान सुजिन दोनों के अटैक को एक साथ ब्लॉक करती है। जबकि साथ ही तीसरा भी आ जाता है। वो तीनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं। वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं, इसके ऊपर प्रेशर बनाए रखो, ये अकेली लड़की हमारा तीनों का सामना नहीं कर पाएगी। एक असैसिन पीछे वाली साइड से उस पर अटैक करता है, लेकिन हान सुजिन उसके ऊपर से जंप करते हुए दीवार पर चढ़ जाती है, जबकि वो सारे असैसिन भी उसके पीछे पीछे दीवार के ऊपर ही चढ़ आते हैं और बार बार अपनी तलवारों के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। हान सुजिन बस अपनी तलवार से उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रही है। हान सुजिन कहती है, ये तीनों तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, तीनों एक साथ मिलकर अटैक कर रहे हैं। लगता है कि ये तीनों मुझे काउंटर अटैक नहीं करने देंगे, मैं तो सिर्फ इनको सिर्फ ब्लॉक ही कर पा रही हूँ। इसी वक्त एक और असैसिन आगे बढ़ता है और अपनी तलवार के साथ हान सुजिन को ब्लॉक करता है। हान सुजिन अपनी तलवार से उसकी तलवार को ब्लॉक कर रही होती है। वो उसे पीछे की तरफ धकेलता है और पीछे पहाड़ी की दीवार के साथ जाकर लगा देता है। वो असैसिन हान
हांसुजिन से कहता है, मुझे लगा था शायद तुम बाकियों से बहुत ज्यादा अलग हो, लेकिन तुम हो तो सिर्फ एक लड़की ही। तुम एक मर्द की फिजिकल पावर के सामने कुछ भी नहीं हो। मैं अकेले ही तुम्हें पीछे की तरफ धकेल सकता हूँ। तुम तो सिर्फ एक छोटी बच्ची हो और कुछ भी नहीं हो। हांसुजिन उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो थोड़ा सा जोर लगाने से उसको पीछे की तरफ धकेल देती है। हांसुजिन चिल्लाते हुए फिर से अपने फेरीमोन डेविल स्वर्ड डार्ट के और मूव को यूज करती है, जिसका नाम रेड क्रेन होता है। वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए अपनी पावर को रिलीज करती है। उसकी पावर एक एनर्जी बॉल बनते हुए सामने वाले के कंधे को जख्मी करते हुए बाकी दोनों के पास से गुजरते हुए पीछे दीवार में जाकर लगती है। हांसुजिन उन तीनों असैसिन से कहती है, मुझे ब्लड कल्ट वालों की जात के बारे में पता चल गया है। तुम लोग बहुत बड़े कमीने हो। तुम लोगों को फाइट करते वक्त भी यही सूझ रहा है कि तुम्हारा सामना एक लड़की के साथ है तो वो लड़की बहुत ज्यादा कमजोर होगी। तुम तो बिल्कुल लुटेरों की तरह बात कर रहे हो। वो तीनों ही उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स रिलीज करते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्लड कल्ट की इतनी इंसल्ट करने की? तुमने हमें लुटेरा कैसे कह दिया? वो तीनों ही गुस्से के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हांसुजिन फिर से अपने उसी मूव को यूज करती है। वो सामने की तरफ एक स्लैश लगाती है। उन दोनों में से एक तो उसकी पावर को ब्लॉक कर लेता है, जबकि दूसरे वाले की बॉडी कट जाती है और उन तीनों में से एक वहीं पर मर जाता है। उसके पीछे वाला साथी होता है, वो भागता हुआ हांसुजिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हांसुजिन बड़ी स्पीड के साथ उस पर कट लगा के आगे बढ़ जाती है। बाद में दिखाते हैं हांसुजिन ने उसकी मुंडी काट दी है, वो भी मर जाता है, जहाँ पर 3 में से 2 मर गए हैं। लेकिन साथ ही हांसुजिन अपने पेट की तरफ देखती है। दूसरे वाले ने मरने से पहले अपनी तलवार से उसके पेट के ऊपर कट लगाया था, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अब तीसरे वाला असैसिन सोच रहा होता है, हम लोग इस लड़की से नहीं निपट पाए, हालांकि हम 3 लोग थे, हम तीनों ही मर्द थे और ये सिर्फ एक लड़की है। तीसरे वाले असैसिन का वैसे तो कंधा जख्मी है। वो कहता है, इस लड़की ने हमारे ब्लड कल्ट की बहुत ज्यादा इंसल्ट की है, इसलिए इसको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मेरे मिशन को पूरा करना इससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं हाल ही हाथ वापस गया तो मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, इसलिए मुझे एजेंसी लीडर को पहले मारना होगा। तो बड़ी स्पीड के साथ गुजू जैंग के पीछे भागता है। हांसुजिन भी उसके पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो भागने लगती है उसका जख्म खुल जाता है और उसके अंदर से बहुत सारा ब्लड निकलता है और वो वहीं पर गिर जाती है। हांसुजिन अपने जख्म पर हाथ रख के वहीं पर खड़ी हो जाती है और सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। मेरा जख्म तो काफी ज्यादा गहरा है, अगर मैं ज्यादा तेज भागूंगी तो ये जख्म और ज्यादा खुल जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग से मैं यहीं पर मर जाऊंगी। वो आगे बढ़ती है और एक मरे हुए असैसिन की बॉडी के ऊपर लिपटे हुए कपड़े को खोल लेती है और कहती है, वैसे तो मैं इन असैसिन्स की किसी भी चीज को यूज नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। वो उस कपड़े को अपने जख्म के ऊपर बांध लेती है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए और वो फिर से उस असैसिन के पीछे भागना शुरू कर देती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 42 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की एपिसोड पर हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हांसुजिन जख्मी हो जाती है, जबकि एक असैसिन बच जाता है और वो गुजू जैंग को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। हांसुजिन वहीं पर एक असैसिन की बॉडी के ऊपर से एक कपड़े को उतारती है और अपनी कमर के ऊपर बांध लेती है ताकि वो उसके पीछे भाग सके, और वो साथ ही उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। जबकि उसी वक्त मूशिन को भी दिखाते हैं। मूशिन भी भागता हुआ हांसुजिन की तरफ आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो लकड़ी का जो पुल होता है वो टूट चुका है, इसलिए मूशिन वहीं पर रुक जाता है। वो असैसिन बड़ी स्पीड के साथ भाग रहा होता है और गुजू जैंग के काफी करीब पहुंचने वाला होता है, जबकि उसी वक्त हांसुजिन उसके पीछे आ जाती है। वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है, ये लड़की तो मेरे पीछे पहुंच आई, लेकिन जैसे वो उसकी कमर की तरफ देखता है तो उसकी कमर से ब्लड निकल रहा होता है। वो कहता है, ये तो काफी जख्मी है, चलो कम से कम हमारी फाइट से ये जख्मी तो हुई। गुजू जैंग सबसे आगे आगे भाग रहा होता है और भागते भागते वो बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं पर नीचे बैठ जाता है और कहता है, अब मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता। अब अगर किसी ने मुझे यहाँ पर आकर मारना है तो मुझे आकर मार सकता है, क्योंकि मैं और ज्यादा नहीं भाग पाऊंगा। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो पीछे वो असैसिन और हांसुजिन दोनों ही उसके पीछे होते हैं। असैसिन कहता है, ये तो मुझे मिल गया, चलो इसका काम तमाम करते हैं। जबकि हांसुजिन सोच रही होती है, पता नहीं इस बेवकूफ को क्या लगा जो ये यहाँ पर रुककर सांस ले रहा है। मैंने इससे कहा भी था कि भागते रहना और रुकना मत। गुजू जैंग फिर से उठकर भागना शुरू कर देता है और कहता है, ये तो मेरे पीछे पहुंच आया, और वो पहले से भी ज्यादा तेज स्पीड से भागना शुरू करता है। लेकिन उस असैसिन की स्पीड भी काफी ज्यादा है। हांसुजिन भी अपनी स्पीड को बढ़ाती है, हालांकि उसकी कमर से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्पीड को बढ़ाती है और उस असैसिन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है और वहीं से अपनी तलवार को घुमाते हुए कहती है, तुम्हारा अंत यहीं पर होने वाला है, और उसके ऊपर एक स्लैश लगाती है। लेकिन वो असैसिन ऊपर की तरफ जंप कर जाता है और उसे कहता है, सोचना भी मत, अपने मिशन को पूरा किए बिना यहाँ पर नहीं मार सकता। और वो उसके अटैक को डॉज करने के फौरन बाद ही अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हांसुजिन पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटक कर गिरती है और उसकी बॉडी से और भी ज्यादा ब्लड निकलता है। इस बार वो उठ नहीं पाती। वो असैसिन उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, लड़की, मुझे लगता है कि तुम पागल हो,
इस तरह की कंडीशन में जिसमें तुम हो, बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है। अगर कोई आम इंसान होता तो वो यही सोच रहा होता कि वो अपनी जान कैसे बचाएगा, लेकिन तुम इस गुजू जैंग को बचाने के पीछे लगी हुई हो। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। पहले मैं उस गुजू जैंग को मार कर आता हूँ और उसके बाद तुम्हें बहुत ही आराम से मारूंगा। और वो फिर से भागता हुआ गुजू जैंग के पीछे चला जाता है। हान सुजिन दोबारा से नहीं उठ पाती और वहीं से कैरी होती है। प्लीज रुक जाओ, उसे मत मारना। असैसिन की स्पीड काफी ज्यादा होती है। वो गुजू जैंग के बहुत ज्यादा करीब पहुँचने के बाद आगे की तरफ जंप करता है और सामने की तरफ से अपनी तलवार को उसकी सर की तरफ करता है ताकि गुजू जैंग का सर काट सके और उसे कहता है जेंसी लीडर गुड बाय। लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं जेंसी लीडर का सर कटने की बजाय उस असैसिन का सर कट जाता है। जेंसी लीडर वहीं पर अपनी आंखें बंद करके चिल्ला रहा होता है, लेकिन जैसे वो देखता है कि उसका सर नहीं कटा, वो सामने की तरफ देखता है कि हुआ क्या, तो वो असैसिन उसके सामने मरा पड़ा होता है। जबकि वहीं पर गुजू जैंग के सामने एक वॉरियर खड़ा होता है। उसी वक्त हान सुजिन के पास भी दिखाते हैं, उसके सामने भी दो वॉरियर्स खड़े होते हैं। नेक्स्ट सीन काफी देर का बाद का दिखाया जाता है। एक घोड़ा गाड़ी को दिखाते हैं। हान सुजिन उसी घोड़ा गाड़ी के अंदर लेटी होती है। जैसी हान सुजिन की आंखें खुलती हैं, वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है, लेकिन साथ ही उसका जख्म दर्द कर रहा होता है। वो उस पे हाथ रख लेती है, लेकिन वो अपने जख्म की तरफ देखती है तो किसी ने उसके जख्म के ऊपर पट्टी कर दी होती है। मोशिन उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुए, सिर्फ तुम्हारी स्किन पर कट लगा था। वैसे मुझे तुम्हारे ब्लड फ्लो को रोकने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा क्योंकि तुम्हारा बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा था। हान सुजिन उसे कहती है लेकिन तुमने ये सब कुछ किया कैसे? उसी वक्त जैंग जुक पर्दा हटा के अपना मुंह अंदर निकालता और कहता है वॉइस कमांडर तो एक सेकंड के लिए भी तुम्हारे पास से दूर नहीं हटे, ये तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। हान सुजिन उसे कहती है जैंग जुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जैंग जुक उसे कहता है हाँ मैंने इसको देखा है, इसे तुम्हारी केयर करते हुए देखा है। इस तरह तो कोई भाई और कोई हस्बैंड भी इस तरह का काम नहीं कर सकता, जितना ज्यादा ये प्यार के साथ तुम्हें देख रहा था। मोशन भी उसे कहता है इस तरह की बकवास करना बंद करो। हान सुजिन मोशन से कहती है क्या तुम मुझे बताओगे क्या है यहाँ पर हो क्या रहा है? उसी वक्त घोड़ा गाड़ी के सामने वाली साइड से उसे लड़की की आवाज आती है। वो उसे कहती है वॉइस कमांडर ने पहले से ऑर्डर्स दिए हुए थे, हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करें क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ली बियोम भी उनके साथ ही होता है। ली बियोम कहता है मोशन ने हमें ऑर्डर्स दिए थे कि हम लोग यहाँ पर माउंटेन के ऊपर तुम लोगों का इंतजार करें। हम लोग यहाँ पर टाइम पर पहुँच गए। अशियोन उसे कहती है वैसे हमें थोड़ा सा टाइम लग गया अपनी कैरेज को यहाँ पर लेकर आने में, लेकिन शुक्र है कि हमने तुम्हारी जान बचा ली। हान सुजिन उन सभी की आवाजें सुनने के बाद कहती है यहाँ पर तो हमारी सारी की सारी टीम मौजूद है। वो फिर मोशन से कहती है तुम अगर मुझे पहले बता देते कि हमारी टीम यहाँ पर हमें हमारी हेल्प करने के लिए आने वाली है तो ज्यादा अच्छा रहता। तुमने तो मेरी जान को खतरे में डाल दिया। हमें लगता है कि ये एक मजाक है। वो चिल्लाकर मोशन से बात कर रही होती है। मोशन उसे कहता है जरा आराम से वरना तुम्हारा जख्म फिर से खुल जाएगा। ऐसा ही होता है। हान सुजिन फिर से अपने जख्म पे हाथ रखती है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। मोशन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर सिर्फ 3 लोगों के हाथों से तुम इस तरह बुरी तरह जख्मी हो गई हो तो फ्यूचर में तुम क्या करोगी? हान सुजिन को उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है तो उसकी कमर के ऊपर भी चोट लगी होती है। वो उसे कहती है ये सब कुछ तुम्हारे लिए भी है, तुम्हें भी ट्रेनिंग की जरूरत है। मोशन उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है, जबकि हान सुजिन दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है और सोच रही होती है मैंने इतना अच्छा काम किया, लेकिन इसने एक बार भी नहीं कहा कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। गुजू जैंग भी वहीं पर बैठा होता है। वो उनसे कहता है तुम अपने मुंह में क्या बलबल कर रही हो? अब तुम्हें यहाँ पर बात करने का कोई भी हक नहीं है, जबकि तुम अपने काम को भी प्रॉपरली नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मैं वहाँ पर मरने वाला था। हान सुजिन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और मोशन से कहती है क्या मैं इसको यहाँ पर मार सकती हूँ? नेक्स्ट सीन म्यूरियम कोलिशन का दिखाया जाता है। रात के वक्त का कोलिशन के बैक माउंटेन के ऊपर उसी एल्डर को दिखाया जाता है। वो एल्डर अपने पास से उस सोल्जर को कोई चीज देता है। वही गार्ड जो कि गद्दार है, उसको जो चीज दे रहा है वो कपड़े के अंदर लिपटी होती है, लेकिन उसके अंदर पॉइजन वाली 2 नीडल्स हैं। उस गार्ड से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा, तुम्हें उसे मारना होगा। अगर तुम ये काम नहीं कर पाए फिर तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तुम्हें इस काम को खत्म करने के बाद यहाँ से भागना होगा। वो गार्ड उसे कहता है आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं अपना काम पूरा करूंगा। तो फिर वो एल्डर वहाँ से वापस अपने घर की तरफ मुड़ पड़ता है। जबकि वहीं पर रास्ते में एक दरख्त के नीचे भिखारी जैंग लेटा होता है। उस एल्डर को वहाँ से गुजरता हुआ देखकर जैंग की भी आंख खुल जाती है। वो उठकर देखता है क्या इतनी रात के वक्त यहाँ पर कौन है। वो उठकर उसके पीछे जाता है और उसे कहता है इतने अंधेरे में तुम्हारी चाल देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम कौन हो। और वो एल्डर वहीं पर रुक जाता है। असल में ये एल्डर भिखारियों का लीडर है। भिखारियों का लीडर भी वहीं पर रुक जाता है। भिखारी जैंग उसे कहता है सर आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लीडर ने अपने हाथ में कुछ छुपाया होता है। भिखारी जैंग उसके हाथ की तरफ देखता है तो अपने हाथ को अपने चोगे के नीचे छुपा लेता है। भिखारी जैंग भी उसके साथ साथ चलना शुरू करता है और उसे कहता है सर लगता है आप कहीं पर जा रहे हैं। लीडर उसे कहता है नहीं मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वापस आ रहा हूँ। असल में मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए निकला था ताकि थोड़ी देर घूमने से मुझे नींद आ जाए। भिखारी जैंग कहता है सर लगता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, आप काफी ज्यादा परेशान हैं, इसीलिए आपको नींद नहीं आ रही। लीडर उसे कहता है क्या मेरी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ? भिखारी जैंग कहता है हाँ मैं आपके बारे में ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि मैं सालों से आपको जानता हूँ और मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तो
आपके सांस लेने के तरीके से बता सकता हूँ आप किस वक्त परेशान है और क्या सोच रहे हैं। भिखारी जैंग लीडर से कहता है मेरे पास अल्कोहल की 2 बॉटल्स हैं, हम दोनों बैठकर पी सकते हैं। लीडर उसे कहते हैं अगली बार, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। भिखारी जैंग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही लीडर से कहता है मैंने कहा ना कि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर आप सोने के बाद भी उठे और मैं आपसे कहूँ कि अल्कोहल पीनी है तो आप फौरन ही मेरे साथ बैठकर पीना शुरू कर देंगे। लीडर उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा मजबूर हो जाते हैं और उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है बैठकर पीते हैं। फिर वो दोनों ही पीने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है कोलिशन की दीवार के बाहर। कोलिशन की दीवार के साथ ही भिखारी जैंग वहीं पर लेटा होता है और उसकी शराब की बोतल भी उसके पास ही पड़ी होती है, जबकि 2 गार्ड्स उसके पास से गुजरते हैं और कहते हैं इन भिखारियों को तो देखो, जहाँ पर दिल करता है वहीं पर सो जाते हैं। पता नहीं कोलिशन ने इन सारे भिखारियों को रखा क्यों हुआ है। सूरज जब आसमान पे चढ़ आता है यानी कि दोपहर हो जाती है, दोपहर के वक्त तक भी भिखारी जैंग वहीं पर सो रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर वून ह्यून आता है और अपनी तलवार से उसको छेड़ता है ताकि वो जल्दी से उठ जाए। भिखारी जैंग उसे कहता है तुम जो भी हो यहाँ से दफा हो जाओ, मैं अभी तक जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। लेकिन वून ह्यून फिर से अपनी तलवार उसकी कमर में मारता है। इस बात से भिखारी जैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से अपनी छड़ी उठाकर उसे मारने लगता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सामने वून ह्यून है वो वहीं पर रुक जाता है। वून अपने साथ खाना लेकर आया होता है और उसे कहता है चलो चल के खाना खाते हैं। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए दूर एक बेंच पे चले जाते हैं। भिखारी जैंग उसके लाया हुआ सारे का सारा खाना चट कर जाता है और कहता है अब मुझे लग रहा है कि मैं वाकई में जिंदा हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे लिए खाना लेकर आए। वून भिखारी जैंग से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई मैसेज आया है, क्या मो शियोन ने तुम्हें कोई न्यूज भेजी है। जैंग उसे कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतना टाइम होगा। जैंग उसे कहता है अगर उसे 15 दिन में अपने मिशन को पूरा करना है तो मुझे नहीं लगता कि खाने पीने और सोने के अलावा उसके पास जरा सा भी टाइम होगा किसी को चिट्ठी लिखकर भेजने का, जबकि बहुत ही थोड़े दिन रह गए हैं। अगर वाकई में उसने गुजू जैंग को पकड़ लिया है तो मुझे लगता है कि वो इस वक्त कोलिशन के रास्ते पर होगा, वो बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाला होगा। वो उसे कहता है वैसे ये भी अच्छा है, अगर हमें कोई खबर नहीं मिली तो इसका मतलब कुछ भी बुरा नहीं हुआ होगा। भिखारी जैंग उसे कहता है मुझे लगता है कि सिर्फ तुम यही पूछने के लिए तो यहाँ पर नहीं आए होगे और ना ही सिर्फ मुझे यहाँ पर खाना खिलाने के लिए आए हो, चलो जल्दी से बताओ क्या बात करने के लिए आए हो। वो उसे कहता है अरे तुमसे कोई किस वक्त तक कोई बात छुपा सकता है, तुम तो हर बात पकड़ लेते हो। मैं तो यही सोच रहा था कि तुम्हें इस बारे में बताऊं या ना बताऊं। जैंग उसे कहता है चलो अब जल्दी करो बता भी दो। वो उसे कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन जैसे ही वो उसे बताने लगता है भिखारी जैंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो उसे कहता है अगर तुम इस तरह का मुंह बनाकर मेरे सामने बैठोगे तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि बात तो तुम्हारे बैगर सेक्टर के रिलेटेड है, मुझे पता है कि वहाँ पर गद्दार कौन है। भिखारी जैंग चिल्लाकर उसे कहता है चलो अब जल्दी से बताओ क्या बात है। वो उसे कहता है मुझे लगता है कि तुमने भी अभी तक नोटिस किया होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नई बात जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तुमने अपने लीडर को नोटिस किया है, उनकी हरकतें आजकल कुछ बहुत ज्यादा अजीब है। जैंग उसे कहता है तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, जरा एक्सप्लेन करके बताओ तुमने क्या देखा है। वो भिखारी जैंग से कहता है आज से कुछ दिन पहले मैं एक लेटर लिखने के लिए पिजन हाउस में गया था, वहाँ पर मैंने अपने लिए एक कबूतर को सिलेक्ट किया, वहीं पर बैठकर अपना लेटर लिख रहा था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक कबूतर आया कि हमारे इस कबूतर के वाड़े का नहीं था। मैंने पहले उस कबूतर को यहाँ पर नहीं देखा, वो सीधा बैगर सेक्टर के लीडर के पास आया था और साथ ही मैंने उन दोनों की बातें भी सुन ली। लीडर वहाँ पर जो लड़का था उसे कह रहे थे मेरा लेटर आया होगा, मेरा एक दोस्त है जो कि फार्मर है, जो किसान है, वो मुझे इस तरह के लेटर्स लिखता रहता है। फिर तुम्हारे लीडर ने उस लेटर को खोला और उसे पढ़ने के बाद कहता है मेरे किसान दोस्त ने मुझे एक चिट्ठी लिखी है, उसने कहा है कि अगर मछली हमारे जाल से निकल जाए तो तुम उसको लाजमी पकड़ लेना। और साथ ही वो उस चिट्ठी को जला देते हैं और कहते हैं कि मेरा किसान दोस्त है जिसे मछलियाँ पकड़ना बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे कोई खास मैसेज नहीं है, प्लीज इसको रजिस्टर मत करना। वो लड़का उनसे कहता है ठीक है सर, मैं इसको रजिस्टर नहीं करूँगा। तो वहाँ पर वून ने उनका चेहरा देखा था। वून कहता है मैंने तुम्हारे लीडर का ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं देखा, उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी बॉडी के अंदर कोई और पर्सन आ गया हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 44 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वोन भिखारी जैंग को उसके लीडर के बारे में बता रहा होता है कि कुछ दिन पहले उसने उसके लीडर को जिन हाउस में देखा था जहाँ पर उसे एक मैसेज आया था और वहाँ पर मैंने उसका जो चेहरा देखा था, उस चेहरे को देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे की उसकी बॉडी के अंदर एक दूसरा इंसान हो। वैसे तो तुम्हारा लीडर बहुत ही अच्छा और शरीफ बनता है, लेकिन वहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था, बिल्कुल एक इवल पर्सन की तरह। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे उसको इन्वेस्टिगेट करना है। फिर रात के वक्त मैं उसका पीछा कर रहा था। रात के वक्त मैंने उसे देखा कि वो अपने बैगर सेक्टर से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने अपने कपड़ों के ऊपर एक बड़ा सा चोगा पहना और वो चोगा पहनने के बाद बाहर चला गया। बाहर जाकर वो एक गार्ड से मिला। मुझे लगता है कि वो गार्ड भी हमारा एक गद्दार है। वैसे मैं वहाँ से काफी ज्यादा दूर था, इसलिए मैं उन दोनों की बातों को नहीं सुन सका, लेकिन मैंने उनकी लिप रीडिंग की और लिप रीडिंग करने के बाद मुझे एक बात का अंदाजा हो गया कि वो कह रहे थे कि अगर यांग चियान ग्रुप वाले उसको पकड़ लेते हैं। भिखारी जैंग भी उसकी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो भिखारी जैंग से कहता
कहता है हाँ मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि तुम्हारे भिखारियों के लीडर को जोंगचियान ग्रुप से क्या मसला है, वो जोंगचियान ग्रुप का अपनी बातों में जिक्र क्यों करेंगे और वो किसको पकड़ने की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि तुम्हारे लीडर को पहले से इस बारे में पता है। हमारे जोंगचियान ग्रुप के वाइस कमांडर गुजू शेंग जैनी के एजेंसी लीडर को पकड़ने के लिए वहाँ पर गए हैं। अगर तो वाकई में ऐसी बात है तुम्हारे लीडर को इस बारे में कैसे पता हो सकता है। वो नहीं उनके सारी बात सुनने के बाद भिखारी शेंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो नहीं काफी घबरा जाता है, लेकिन भिखारी शेंग से कहता है तुमने अभी तक जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। वो भी उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में भिखारी शेंग को दिखाते हैं जो कि चलता हुआ जा रहा होता है और यहीं पर वो हमें रात का सीन दिखाता है जब रात को वो अपने लीडर के साथ शराब पीने के लिए गया था। लीडर उसके साथ बैठे पी रहे होते हैं और उसे कहते हैं मुझे लगता है कि अब मुझे चढ़ती जा रही है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पिलाने के लिए, लेकिन अब बस हो गई है। भिखारी शेंग उसे कहता है लीडर लेकिन मेरे पास अभी एक बॉटल है, हमें इस दूसरी बॉटल को भी खत्म करना है। लीडर उसे कहता है नहीं मेरे लिए इतना ही काफी है, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, इसलिए मैं एक ही पीऊंगा। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया हूँ और वो ज्यादा नहीं पी सकता। भिखारी शेंग उसे कहता है सारा आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, अभी तो आप जवान हैं। भिखारी शेंग लीडर से कहता है मुझे लगता है कि आजकल आप अपने आपे में नहीं होते, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने आप को सीक्रेटली मारना चाहते हैं या फिर सुसाइड करना चाहते हैं। आप बिना बताए सेक्टर से बाहर चले जाते हैं, रात के वक्त चोगा पहनकर पता नहीं किससे जाकर मिलते हैं और इसके अलावा आप किसी को कबूतर के साथ चिट्ठियां भेजते हैं रजिस्टर के अंदर, इस सभी का कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखते। पता नहीं आपको क्या हो गया है। लेकिन लीडर को तो इस सारी बातों की समझ आ रही होती है, वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि इसको इस सब के बारे में कैसे पता है। भिखारी शेंग कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता, शायद आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं या फिर आप वाकई में भूलते जा रहे हैं क्योंकि आपकी उम्र हो गई है। लीडर उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और आगे से हल्का सा मुस्कुराते हैं और भिखारी शेंग से कहते हैं लगता है कि सारे की सारे लोगों की नजरें मेरे ऊपर लगी हुई हैं। इतनी सारी नजरों के होते हुए क्या मैं बुढ़ा भी नहीं हो सकता? तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ और तुम सभी की नजर मुझे लग गई है? फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। भिखारी शेंग कहता है हाँ मैंने भी रात के वक्त जब हम लोग शराब पी रहे थे मैंने अपने लीडर का एक डिफरेंट चेहरा देखा था। पता नहीं हमारे लीडर को और क्या चाहिए जो इसे यहाँ पर कोलिशन में नहीं मिल रहा। नेक्स्ट सीन फिर से मुशिन और उसकी टीम का दिखाया जाता है। वो सारे अपनी घोड़ा गाड़ी को रोककर वहीं पर बैठकर आराम कर रहे होते हैं। गुजू शेंग भी वहीं एक पत्थर के ऊपर बैठा होता है। मुशिन गुजू शेंग की तरफ देख रहा होता है। जेंगजुक उसे कहता है वाइस कमांडर क्या हमें इसे रस्सी के साथ बांधना नहीं चाहिए, कहीं ये यहाँ से भाग ना जाए। मुशिन उसे कहता है इसे बांधने की जरूरत नहीं है, इसे पता है कि कल्ट वाले इसके पीछे लगे हुए हैं, ये यहाँ से कहीं पर भी भाग कर चला जाए ब्लड कल्ट वाले इसको नहीं छोड़ेंगे, वो इसे मार डालेंगे। इसकी हालत तो भी इस तरह है, अगर मैं इसको भागने का कहूँगा भी तब भी ये हमें छोड़कर नहीं भागेगा। वहीं पर मुशिन दूसरी तरफ देखता है, एक दरख्त के साथ हान सुजिन बैठी होती है जबकि आजियोन उसकी पट्टी चेंज कर रही होती है। मुशिन जेंगजुक से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि एक यूनिफॉर्म भी लेकर आना, क्या तुम वो लेकर आए हो? जेंगजुक कहता है हाँ वाइस कमांडर मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ, वो कैरेज में पड़ा है, मैं लेकर आता हूँ। आजियोन उसके जख्म को साफ कर रही होती है और उसे कहती है तुम्हारे जख्म तो बहुत ही जल्दी हील होते हैं, इतनी स्पीड के साथ तुम्हारा जख्म हील हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी इसका स्कार भी खत्म हो जाएगा। हान सुजिन उसके सामने बहुत ही खामोश बैठी होती है। आजियोन उसे कहती है क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ तुम्हारे और वाइस कमांडर के दरमियान में कौन सा रिलेशनशिप है? हान सुजिन उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम मुझसे इस तरह का सवाल क्यों पूछ रही हो, हम दोनों के दरमियान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आजियोन उसे कहती है जब हम लोग हिबी पैंग क्लैन में थे तभी मैंने कुछ महसूस किया था, मुझे लगता है कि वाइस कमांडर तुम्हें बहुत ज्यादा स्पेशल समझता है। हान सुजिन उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि उसने मुझ में ऐसा क्या स्पेशल देखा इसकी वजह से वो मुझे अपने लिए स्पेशल समझता है। आजियोन उसे कहती है मुझे लगता है कि शायद तुमने अभी तक उसकी आंखों की तरफ नहीं देखा, जब वो तुम्हारी तरफ देख रहा होता है, जब वो तुमसे बात करता है तब उसकी आंखें कुछ और ही कह रही होती हैं और जब वो बाकियों से बात करता है तो वो अलग होता है। और यहीं पर वो एक बैकग्राउंड सीन में भी दिखाती है जहाँ पर हान सुजिन अपने कमर के जख्म की वजह से काफी ज्यादा जख्मी होकर गिर जाती है। मोशन भागता हुआ उसे उठाता है, उसकी तरफ जिस तरह देख रहा होता है आजियोन उसकी तरफ देख रही होती है कि वो उसको किस तरह देख रहा है। आजियोन हंसते हुए उससे कहती है हान सुजिन मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो तुमसे प्यार करता है। हान सुजिन पहले तो खामोश हो जाती है, फिर उसे कहती है ये बहुत ही बुरी बात है, मुझे इस तरह का कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ गलत फहमी हुई है। लेकिन साथ ही आजियोन कहती है वाइस कमांडर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हान सुजिन भी उसकी तरफ देखती है। मोशन पूछता है इसका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, क्या इसका सहम ठीक है? आजियोन कहती है हाँ मैंने इसकी पट्टी चेंज कर दी है, इसका सहम बिल्कुल ठीक है, इसकी ब्लीडिंग भी रुक चुकी है, इसका सहम भी बहुत ही जल्दी हील हो रहा है और बहुत ही जल्दी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मोशन कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है और साथ ही वो अपने पास से एक पोटली उसके पास फेंकता है और कहता है अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह ब्लड में लिपटे हुए कपड़े पहने रखो। तो उसे कपड़े देने के बाद वापस मुड़ जाता है जबकि हान सुजिन उसी की तरफ देख रही होती है। कहीं वाकई में ये मेरी बहुत ज्यादा केयर तो नहीं करता, कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करता। आजियोन उसे कहती है थोड़ी देर पहले मैं तुमसे यही तो कह रही थी कि ये तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र करता है। हान सुजिन उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। मोशन वापस कैरेज के पास आ जाता है और उन सबसे कहता है हम सब लोग जल्दी निकलने वाले हैं, चलो तैयार हो जाओ। जेंगजुक कहता है लेकिन हम लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, हमारे पास तो अभी भी 2 दिन बाकी हैं, तुम्हारे 15 दिन पूरे होने
होने में। हम लोगों को अभी इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? मोशिन उसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग कल सुबह होने से पहले पहले कोलिशन में पहुँच जाएं, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाकर कुछ चेक करना है। इससे पहले कि हिबी क्लैन को डिस्ट्रॉय करने वाले जो कागजात हैं उनके ऊपर स्नैप लगाई जाए, मैं वहाँ पर जाकर किसी को पकड़ना है। अगले दिन सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो सूरज निकलने के साथ ही म्यूरियम कोलिशन का सीन दिखाया जाता है। मेन हॉल के अंदर मास्टर डुवॉन कोलिशन लीडर के पास बैठे होते हैं। वहाँ पर उनके पास बहुत सारे पेपर पड़े होते हैं। कोलिशन लीडर कहते हैं, लास्ट नाइट बहुत सारे एल्डर्स मेरे पास आए थे, पूरी की पूरी कोलिशन के अंदर से बहुत सारे आम लोगों की ये सारी अपील्स लेकर आए हैं। मैंने इन सभी को पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इन सारी अपील्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। वो सारे के सारे चाहते हैं कि मैं जल्दी से कोई फैसला लूं और हिबी पैंग क्लैन का फैसला कर दूं कि उनके साथ क्या करना है। मास्टर डुवॉन कहते हैं, लेकिन हमारे पास अभी 2 दिन है, मैंने आपसे 15 दिन मांगे थे, अभी तो 15 दिन पूरे नहीं हुए। कोलिशन लीडर उसे कहते हैं, नहीं हमारे पास 2 दिन बाकी नहीं रहे, कल का दिन आखिरी दिन होगा, मैं और ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो यहाँ पर एक मिरेकल हो जाए, तुम लोग किसी तरह से हिबी पैंग क्लैन को बचा लो, क्योंकि कल किसी भी हाल में मुझे ये फैसला सुनाना ही है। अगर तुम कुछ नहीं कर पाते तो फिर मुझे ये फैसला सुनाना पड़ेगा और हिबी पैंग क्लैन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे एल्डर्स कल मेरे पास आ रहे हैं। सारे चाहते हैं या तो मैं हिबी पैंग क्लैन के खिलाफ फैसला करूं या फिर मैं कोलिशन लीडर की अपनी पोजीशन को छोड़ दूं। नेक्स्ट सीन कोलिशन के गेट के बाहर का दिखाया जाता है, एक दूसरे सेक्टर का। यहाँ पर 2 गार्ड्स बाहर खड़े होते हैं। कोलिशन की टीम की कैरेज उनके सामने आकर रुकती है। टैंकशुक चिल्लाकर उन दोनों गार्ड से कहता है, क्या तुम हमारा एक काम करोगे? क्या तुम सारी की सारी म्यूरियम कोलिशन में सारे गार्ड्स को ये बात बता दोगे? यांगचियन ग्रुप वालों को जो सीक्रेट मिशन दिया गया था उन्होंने अपने मिशन को पूरा कर लिया है और वो वापस आ गए हैं। वो दोनों गार्ड्स भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, जरा इनको देखो तो सही, इन्होंने सिर्फ एक सीक्रेट मिशन को क्या पूरा कर लिया, ये पूरे के पूरे कोलिशन में अपने नाम का ढिंडोरा पीट रहे हैं। लेकिन वो दोनों गार्ड्स उनका काम कर देते हैं, वो हर तरफ ये खबर फैला देते हैं। मास्टर डुवॉन कोलिशन के लीडर से मीटिंग खत्म करने के बाद जब वापस आते हैं, जीवोन सामने से आ रहा होता है और मास्टर डुवॉन से कहता है, कमांडर हमारे वाइस कमांडर अपने मिशन को पूरा करके वापस आ गए हैं, वो अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। मास्टर डुवॉन भागते हुए अंदर जाते हैं। वो जैसे सामने देखते हैं एजेंसी लीडर सामने कुर्सी के ऊपर बैठा होता है। हान सुजिन और मोशिन भी अंदर ही होते हैं। वो दोनों ही उठकर कमांडर को ग्रीटिंग्स करते हैं। कमांडर उनसे कहते हैं, तुम दोनों को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मास्टर डुवॉन गुजू जैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या यही गुजू जैंग है सेंट्रल एजेंसी का लीडर? मोशिन उन्हें बताता है कि हाँ ये वही बंदा है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। मास्टर डुवॉन कहते हैं, क्या तुम्हें अपने मिशन को पूरा करने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? मोशिन कहता है, नहीं हमें कोई भी मुश्किल नहीं हुई, हमने बड़ी आसानी से अपने मिशन को पूरा कर लिया। मोशिन कमांडर से पूछता है, कमांडर आप कैसे हैं? वो उसे कहते हैं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हमारे कोलिशन लीडर की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पास रोजाना कोई न कोई एल्डर चला जाता है ये कहने के लिए कि जल्दी से जल्दी फैसला सुनाएं, इसलिए उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा टाइट है। मास्टर डुवॉन कहते हैं, हमारी कल की एल्डर की मीटिंग में सारा फैसला होने वाला है, करा कि तुम आज ही आ गए, अब ये काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मास्टर डुवॉन आगे बढ़ते हैं और मोशिन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, कल तक के लिए हम गुजू जैंग को अपने यांगचियन ग्रुप के टावर में रखेंगे। मैं अपने दूसरे साथियों से भी कह देता हूँ कि वो सारे इसको अच्छी तरह से गार्ड करें और किसी को भी यहाँ पर मत आने दें। तुम्हें और हान सुजिन को अब कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम दोनों को अच्छी रेस्ट की जरूरत है, जाओ और जाकर आराम करो। मास्टर डुवॉन वहाँ से इतना कहकर चल देते हैं, जबकि मोशिन उनसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि गुजू जैंग को हमारी म्यूरियम कोलिशन की जो सेंट्रल जेल है उसके अंदर रखा जाए और वहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं वही इसको गार्ड करें, हमारा वहाँ पर कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए। मास्टर डुवॉन उसे कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? हमने इतनी मेहनत करके उसको पकड़ा है, हम उसे वहाँ पर कैसे छोड़ सकते हैं? वहाँ पर इसे रखने में बहुत सा खतरा है। मोशिन मास्टर डुवॉन से कहता है, प्लीज सर जैसा मैं कह रहा हूँ आप वैसा ही करें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं उन सभी को साइन करें और इसे कोलिशन की जेल के अंदर भेज दें। ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं आपसे ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं लीबियोम और बेकजियोन दोनों मास्टर गुजू जैंग को बाहर लेकर आते हैं और वहाँ से कोलिशन के कुछ गार्ड्स आते हैं, वो उसे अपने साथ ले जाते हैं ताकि उसे कोलिशन की जेल में बंद किया जा सके। मोशिन वहीं पर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, जबकि आशियोन भी उसके पास ही खड़ी होती है। आशियोन से वो पूछता है, हानसुजिन कैसी है और उसका जख्म कैसा है? वो कहती है, वो बिल्कुल ठीक है, बस वो रेस्ट कर रही है। मुझे लगता है कि वाइस कमांडर आपको भी रेस्ट करनी चाहिए। उसी वक्त सामने से वो न्यून आ रहा होता है। मोशिन उसे कहता है, मोशिन आशियोन से कहता है, मुझे इस लड़के से बात करनी है, इसलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ, वापिस आके रेस्ट कर लूंगा। मोशिन आगे बढ़ता है और वोन से कहता है, तुम यहाँ पर आ ही गए। वोन भी काफी ज्यादा खुश होता है और मोशिन से कहता है, मोशियन जो तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई, तुम तो अपने इस मिशन से भी सही सलामत वापस आ गए हो। मोशिन वोन के सामने खड़ा होता है। वोन उसके साथ से अपनी मुंडी को घुमाकर पीछे आशियोन की तरफ देखने की कोशिश करता है और मोशिन से कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ कौन खड़ा था? क्या वो मिस आशियोन थी? मोशिन उसे पकड़कर नीचे खींच लाता है और कहता है, हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, तुम अपनी आशिकी फिर से लड़ा लेना, हमारे पास अभी बहुत ही जरूरी काम है जो हमें करने हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 45 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो
गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोशन गुजू जैंग को म्यूरिम कोलिशन की सेंट्रल जेल के अंदर रखवा देता है और साथ ही मास्टर डुवॉन से कहता है वहाँ पर हमारा कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं वहाँ पर किसी को पकड़ना चाहता हूँ। जबकि वहीं पर वून ह्यून भी उससे मिलने के लिए आता है। वो वून ह्यून को लेकर नीचे की तरफ आ जाता है। वून उसे सारी की सारी बात बताता है जो भी उसने भिखारियों के लीडर के बारे में नोट की है। वून उसे कहता है मैंने और ब्रदर जैंग ने हम दोनों ने जो कुछ भी नोटिस किया है वो सब कुछ तुम्हें बता दिया है। मोशन उसकी सारी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है आखिर भिखारियों के लीडर किसको वो सारी चिट्ठियां भेजते हैं और किससे वो सारी चिट्ठियां रिसीव करते हैं। आखिर उनके पास कहां से वो मैसेजेस आते हैं और उनकी टाइमिंग कितनी ज्यादा परफेक्ट क्यों है। जब हम लोग यहाँ से निकले हैं तभी उसने चिट्ठियां लिखना क्यों शुरू की है और साथ ही उसने ऐसा क्यों कहा कि अगर जोंगचियन ग्रुप वाले उसे पकड़ लेते हैं। मोशन सारी बात सोचने के बाद वून से कहता है मैं चाहता हूँ कि आज से कल तक जब तक कि एल्डर्स की मीटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम भिखारियों के लीडर के ऊपर नजर रखो। तुम्हें और कोई भी काम नहीं करना, तो कोई एक्शन भी नहीं लेना, सिर्फ उसके ऊपर नजर रखना। वून उसे कहता है चलो ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा और साथ में ब्रदर जैंग को भी इस बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। उसी गार्ड को दिखाते हैं जो कि गद्दार है। वो भिखारियों के लीडर के पास आता है और उन्हें कहता है मुझे पता चल गया है कि उन्होंने गुजू जैंग को कहाँ पर रखा है। वो हमारी म्यूरिम कोलिशन की सेंट्रल जेल में है। अभी मैं सीधा उसी जेल की तरफ ही जा रहा हूँ। अभी 1 घंटे के बाद मैं वो सारा काम कर दूंगा जो भी तुमने मुझे कहा है। उसके बाद मैं म्यूरिम कोलिशन को छोड़कर चला जाऊंगा। भिखारियों का लीडर उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता जबकि वून ह्यून भी चुप कर उनको देख रहा होता है। फिर भिखारियों का लीडर वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है जबकि वून ह्यून अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। वो गली में उसके पीछे पीछे चल रहा होता है जबकि उसी वक्त साइड से उसे आवाज आती है हमारे कदमों की आवाज बहुत ज्यादा है, अगर तुम किसी का पीछा कर रहे हो तो तुम्हें ठीक से पीछा करना चाहिए। वून को लगता है शायद किसी ने उसको देख लिया है। वो जल्दी से अपनी तलवार निकालता है लेकिन साइड पर भिखारी जैंग होता है। वून उसे कहता है ब्रदर जैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझे डरा दिया था। जैंग उसे कहता है तुम्हें इतना ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, मैं भी उसी का पीछा कर रहा हूँ जिसका पीछा तुम कर रहे हो। भिखारियों का लीडर अपने सेक्टर में वापस आ जाता है और वो अंदर चला जाता है। भिखारी जैंग वून से कहता है अब बाकी का सब मुझ पर छोड़ दो, तुम वापस चले जाओ, स्टेशन के अंदर मैं इसके ऊपर नजर रखूंगा। फिर भिखारी जैंग आगे बढ़ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है हमारे लीडर कहाँ पर है। वो उसे कहते हैं वो अपने रूम में चले गए हैं। भिखारी जैंग उसे कहता है ठीक है मैं उन्हें वहीं पर जाकर मिल लेता हूँ। फिर भिखारी जैंग सीधा उसके रूम की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट सीन कोलिशन के प्रिजन का दिखाया जाता है। वही गद्दार गार्ड दीवार के ऊपर से चढ़ता है और छुपता छुपाता हुआ जेल की तरफ जा रहा है जहाँ पर गुजू जैंग को बंद किया गया है। रास्ते में बहुत सारे गार्ड्स होते हैं लेकिन उन सारे गार्ड से बचता हुआ ऊपर वाली सीलिंग के रास्ते से अंदर उतरता है। जैसे वो वहाँ से नीचे उतरता है पीछे से कुछ गार्ड्स की आवाज आ रही होती है। वो कह रहे होते हैं मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, चलो चल के कुछ खाते हैं। दूसरा उसे कहता है यहाँ का काम खत्म करो उसके बाद चल के पीते हैं, फिर साथ ही कुछ खा भी लेंगे। वो दोनों बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं जबकि वो गार्ड वहीं पर एक पिलर के साथ छुपा होता है। फिर वो वहाँ से निकलता है और सीधा गुजू जैंग की जेल रूम की तरफ जाता है। वो एक रूम के सामने जाता है तो वहाँ पर अंदर गुजू जैंग बड़ी आराम से सो रहा होता है। वो गार्ड दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो अपने पास से वही पट्टी में लिपटी हुई नीडल्स को बाहर निकालता है। उसके अंदर 2 नीडल्स होती हैं। उनमें से एक नीडल को निकालता है जिसके ऊपर जहर लगा होता है और जैसे वो गुजू जैंग की गर्दन में उस सुई को चुभाने लगता है वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था। उसी वक्त दिखाते हैं पीछे मोशन बैठा होता है। मोशन जल्दी से नीचे उतर आता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है। मोशन उसे कहता है चलो आराम से अपनी उस नीडल वाले हाथ को पीछे की तरफ लो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा और तुम यहीं पर मर जाओगे। मोशन की आवाज सुनते ही वो पहचान जाता है कि जोंगचियन ग्रुप का वाइस कमांडर है। वो गार्ड भी ये सोच रहा होता है आखिर इसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। और साथ ही वो कहता है अगर इसको इस बारे में पता है कि मैं यहाँ पर हूँ तो इसका मतलब मैं इसके हाथों से मरने वाला हूँ। अगर इसके हाथों से नहीं मरूंगा तो फिर कल्ट वाले लोग मुझे मार डालेंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने मिशन को पूरा ही कर दूं। वो अपने हाथ को फिर से आगे बढ़ाता है और गुजू जैंग की गर्दन में उस नीडल को मारने लगता है लेकिन मोशन जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ को मोड़ देता है जिससे उसके हाथ के अंदर से वो नीडल नीचे गिर जाती है। क्योंकि उस गार्ड के पास 2 नीडल्स होती हैं। वो जल्दी से दूसरी वाली नीडल को निकालता है, फिर से गुजू जैंग को उस नीडल से प्रिक करने लगता है लेकिन उसी वक्त मोशन अपने पाँव से उसको किक मारता है जिससे उसके हाथ से दूसरी नीडल भी गिर जाती है। मोशन उसे अपने एक ही हाथ से ऊपर उठा लेता है और कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, तब भी ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम्हें मौत से डर लगे। इस बात से वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है जबकि गुजू जैंग की तरफ दिखाते हैं वो बड़े ही आराम से सो रहा है। नेक्स्ट सीन भिखारियों के लीडर का दिखाया जाता है। भिखारी जैंग भी उसके पास ही बैठा होता है। वो दोनों वहीं पर बैठकर पी रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे से कोई भी बात नहीं कर रहे और यहीं पर रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। अगले दिन सारे के सारे एल्डर्स कोलिशन के मेन हॉल की तरफ जाते हैं जहाँ पर एल्डर अपना फैसला सुनाने वाले हैं। वो सारे लोग वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और कोलिशन के लीडर का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद कोलिशन के लीडर भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो सारे के सारे एल्डर्स उठकर खड़े हो जाते हैं और कोलिशन लीडर को ग्रीट करते हैं। कोलिशन लीडर वहीं पर बैठ जाते हैं और उन सबसे कहते हैं चले ठीक है तुम सब लोग भी बैठ जाओ और साथ ही उनसे कहते हैं तुम सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं। कोलिशन लीडर उन सबसे कहते हैं पिछले 15 दिनों से हम लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों ने इस बारे
बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है, लेकिन मुझे लगता है अब हमें और ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। हमें सीधा साधा फैसला सुनाना चाहिए। कोलिशन लीडर उन सबसे कहते हैं, चाहे हम लोग किसी भी एज में क्यों ना हो, हमारे कोलिशन ने एक फैसला किया था कि ज़ॉम्बीज़ को बनाना बहुत ज्यादा गलत है, इसे टैबू माना जाता है, जो हमारे कानून के खिलाफ है। जो भी ऐसा करेगा उसे बहुत ज्यादा सजा दी जाएगी। चाहे ये काम कोई भी करता है, चाहे हमारा सबसे बड़ा हिबी क्लैन ही ऐसा काम क्यों ना करे, उसे भी सजा दी जाएगी और इसके बारे में कोई भी दलील नहीं सुनी जाएगी। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एल्डर्स हैं जो कि चाहते हैं कि हिबी पैंग क्लैन को कानून के मुताबिक सजा दी जाए और उसे डिसॉल्व कर दिया जाए, यानी कि हिबी पैंग क्लैन को खत्म कर दिया जाए। और वो सारे एल्डर्स जिनको ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं भी उनके साथ एग्री करता हूँ, हिबी पैंग क्लैन को सजा दी जानी चाहिए अगर उन्होंने वाकई में इस तरह का क्राइम किया है। वो एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, कोलिशन लीडर ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग तो ऐसे परेशान हो रहे थे, शायद आप हमारे खिलाफ फैसला सुनाएंगे। उनमें से कुछ एल्डर्स कहते हैं, कोलिशन लीडर सिर्फ सोचने से या फिर हमारे सामने ये फैसला सुनाने से इस फैसले पर अमल नहीं करवाया जा सकता। आपको इस फैसले के पेपर के ऊपर साइन करना होगी, अपनी स्टैंप लगाना होगी, उसी के बाद हम लोग कानून को नाफिज कर सकेंगे। वो सारे के सारे एल्डर कोलिशन लीडर से कहते हैं, कोलिशन लीडर आपको उस रेजोल्यूशन वाले पेपर के ऊपर साइन करने हैं। कोलिशन लीडर अपने नौकर से कहते हैं, जाओ जाकर उस पेपर को लेकर आओ, मैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करता हूँ। वो नौकर जैसे वहाँ पर जाने लगता है, उसी वक्त मास्टर डुवॉन अंदर आते हैं। मास्टर डुवॉन के हाथ में वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो डुवॉन उन डॉक्यूमेंट्स को हाथ में लेकर सीधे अंगीठी के पास आ जाते हैं। वो सारे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो मास्टर डुवॉन है जो कि जोंगचेन ग्रुप के लीडर हैं। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट्स को क्यों लेकर आए हैं? मास्टर डुवॉन पहले उन सभी की तरफ देखते हैं और फिर साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स को उस अंगीठी के अंदर गिरा देते हैं। ये देखकर वो सारे के सारे एल्डर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनमें से काफी सारे एल्डर उठकर खड़े हो जाते हैं और गुस्से के साथ कहते हैं, मास्टर डुवॉन ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुमने हमारे इस पेपर को जला क्यों दिया? ये भी हम लोग इसके ऊपर साइन करवाने वाले थे। मास्टर डुवॉन उन सभी को कोई भी जवाब नहीं देते। फिर वो कोलिशन लीडर की तरफ मुड़ते हैं और उनसे इजाजत मांगने के बाद उन सारे एल्डर्स से कहते हैं, आप सभी लोग इस बात को लेकर हैरान होंगे, आखिर मैंने इस डॉक्यूमेंट को जला क्यों दिया? अब सभी को ऐसा लगता है कि हिबी पैंग क्लैन में ज़ॉम्बीज़ बनाए जा रहे थे, यानी कि जैंगशी बनाए जा रहे थे, लेकिन असल में ये सब कुछ एक धोखा है, ये सिर्फ एक फ्रॉड है और कुछ भी नहीं। ये सारी की सारी एक चाल थी जो कि ब्लड कल्ट वालों ने एक जाल बिछाया था। उन्होंने हिबी पैंग क्लैन को डिस्ट्रॉय करने का एक जाल बिछाया था ताकि कोलिशन वाले खुद अपने हाथों से हिबी पैंग क्लैन को डिसॉल्व कर दें। एक एल्डर उनसे कहते हैं, मास्टर डुवॉन कहीं आप इस सारी बात का इल्जाम दोबारा से उन कल्ट वालों पर तो नहीं लगाने वाले? ये है ही नहीं। एल्डर उनसे कहते हैं, अब बस भी करो, तुम लोग ब्लड कल्ट वालों के ऊपर कितनी देर तक इल्जाम लगाते रहोगे जबकि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि ब्लड कल्ट वाले वाकई में है। तुम्हारे पास सिर्फ एक अजीब सी शेप का नाइफ है और इसके अलावा कुछ ऐसे विटनेस है जो कि तुम्हारी ही अपने ग्रुप के हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाह है जो कि इस सारे मामले में बहुत ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, जैसे कि वो ब्लड कल्ट वालों का साथी हो? मुझे नहीं पता कि तुम बार बार यहाँ पर क्यों आ जाते हो और कोलिशन के लीडर को ये फैसला करने से क्यों रोक रहे हो जबकि तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। तुम्हारी वजह से सारे के सारे एल्डर्स बहुत ज्यादा गुस्से में हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से पूरे 15 दिन हो गए और हम लोग अभी तक हिबी पैंग क्लैन के बारे में कोई भी फैसला नहीं कर पाए। वो एल्डर गुस्से के साथ मास्टर डुवॉन के साथ बात कर रहे होते हैं। उसी वक्त कोलिशन लीडर चिल्लाकर बोलते हैं और वो इतनी जोर से चिल्लाते हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। कोलिशन लीडर अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। वो एल्डर उनकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। कोलिशन लीडर उनसे कहते हैं, एल्डर चू मैं चाहता हूँ कि आप चुपचाप बैठ जाएं और हमारे मास्टर डुवॉन की बात को सुने कि वो क्या कह रहे हैं। एल्डर चू के साथ बाकी के सारे एल्डर्स भी अब आराम से अपनी अपनी जगह के ऊपर बैठ जाते हैं। मास्टर डुवॉन उन सभी से कहते हैं, मैंने आप लोगों से कहा ना कि ब्लड कल्ट वाले वाकई में हैं और मैं इस बात को तुम सभी लोगों के सामने साबित कर दूंगा, वो भी यहीं पर। और साथ ही दरवाजा खुलता है, मास्टर गुजू जैंग को वहाँ पर लाया जाता है। वो सारे एल्डर ही गुजू जैंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गुजू जैंग उनके सामने आकर बैठ जाते हैं। मास्टर डुवॉन उन सभी से कहते हैं, मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे लोग इस बंदे को पहले से जानते होंगे और काफी सारों को इसके बारे में नहीं पता होगा। मास्टर डुवॉन गुजू जैंग से कहते हैं, इन सभी के सामने सारी बात को एक्सप्लेन करो, कोई भी बात को चेंज करने की कोशिश मत करना। एजेंसी लीडर गुजू जैंग उन सब से कहते हैं, मेरा नाम गुजू जैंग है और मैं सेंट्रल जर्सी का एजेंसी लीडर हूँ। एक दिन अचानक से एक मास्टर जिसे चेन स्वॉर्ड मास्टर लैंग भी कहा जाता है वो मेरे पास आया। वो मुझे ढूंढ रहा था। उसने मेरे सामने एक बहुत ही अच्छी ऑफर रखी। वो इतनी अच्छी ऑफर थी कि मैं उसको मना नहीं कर पाया। उसने हमें कहा था कि हमें कुछ बॉक्सेस को हिबी पैंग क्लैन में डिलीवर करना है और उन सारे बॉक्सेस के अंदर डेड बॉडीज रखी हुई हैं। अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं तो हमारी सेंट्रल एजेंसी को मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन से सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। हम लोगों ने उनके लिए डेड बॉडीज को रात के अंधेरे में ट्रांसपोर्ट करने का बंदोबस्त किया। हालांकि उन सारी बॉडीज को उन बॉक्सेस के अंदर भी हम लोग खुद ही पैक करते थे। उनके अंदर हम लोग आइस रखते थे और साथ ही उनके ऊपर परफ्यूम को छिड़क देते ताकि किसी को भी पता न चले कि इसके अंदर बॉडीज हैं। मास्टर डुवॉन गुजू जैंग से कहते हैं, क्या तुम्हें इस बारे में पता था कि वो लोग इन बॉडीज को कैसे यूज करने वाले हैं? मास्टर गुजू जैंग कहते हैं, मुझे पहले इस बारे में नहीं पता था कि वो लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद मास्टर लैंग फिर से मेरे पास आए और उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि वो लोग वहाँ पर क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग
लोग डेड बॉडीज को वहाँ पर लेकर जा रहे हैं ताकि वो लोग पोल्यूशन वालों को ये बात दिखा सकें कि हीबी पैंग क्लैन वाले ज़ॉम्बीज बना रहे हैं और सारे का सारा इल्जाम हीबी पैंग क्लैन के ऊपर आएगा क्योंकि ज़ॉम्बीज को बनाना मना है, इसलिए हीबी पैंग क्लैन को पोल्यूशन वाले खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो सारे के सारे एल्डर, कोलिशन लीडर और मास्टर डू वॉन गुजू जैंग की जो बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर डू वॉन गुजू जैंग से कहते हैं तुम्हें ये बात कब पता चली कि वो ब्लड कल्ट का एक मेंबर है। गुजू जैंग कहता है मुझे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ दिन पहले वो मेरे पास आया था, तभी उसने मुझे बताया था और साथ ही उसने मुझे कहा कि मुझे उनके लिए और भी ज्यादा काम करना है, इसलिए वो मुझे जिंदा छोड़ रहे हैं। उन्होंने मुझे एक और ऑफर दी थी, उन्होंने कहा था जब वो पूरे चाइना के ऊपर कब्जा कर लेंगे तो उसके बाद जहाँ पर मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड वो मुझे बना देंगे, जहाँ पर जितना भी बिजनेस है उस सभी का मुझे इंचार्ज बनाया जाएगा। उसी वक्त मुझे लगा कि ये लोग सिर्फ मुझे यूज कर रहे हैं क्योंकि ये चाइना को तबाह करना चाहते हैं। गुजू जैंग उनको सारी बात बताने के बाद अपना सर लटका कर बैठ जाता है, जबकि बाकी के सारे उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और यहीं पर वो फैसला सुना देते हैं कि हीबी पैंग क्लैन को डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 45 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में मुशिन को दिखाते हैं जो कि कोलिशन लीडर के उस मेन हॉल के बाहर ही खड़ा होता है। उसी वक्त एक नौकर बाहर आता है और उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम मोशियोन है, क्या तुम ही योंगचियन ग्रुप के वाइस कमांडर हो, कोलिशन लीडर तुमसे मिलना चाहते हैं, वो तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। मुशिन मास्टर से मिलने के लिए अंदर चला जाता है। कोलिशन लीडर उसके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं हम लोग फाइनली मिल ही गए। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बहुत ही अच्छे हो। मैंने तुम्हारे बारे में ये भी सुना था कि तुमने हमारी जेल वालों पर अटैक किया था अपनी एक लड़की को बचाने के लिए, और साथ ही हीबी पैंग क्लैन में भी तुमने काफी ज्यादा तबाही मचाई है और वहाँ पर मास्टर जैंग को तुमने मारा है। और साथ ही तुम्हारी वजह से पूरे 15 दिन तक मेरी कोलिशन लीडर की पोजीशन भी बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि मैं कानू के ऊपर बैठा हुआ हूँ। तुमने तो मेरा जीना दोबर कर दिया था। तो वो मोशियोन तुम हो, योंगचियन ग्रुप के वाइस कमांडर। मुशिन उनके सामने खड़ा होता है। पता नहीं मुशिन की वो बेइज्जती कर रहे हैं या फिर तारीफ कर रहे हैं। मुशिन कोलिशन के लीडर को आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। कोलिशन लीडर उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर मुशिन आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कोलिशन के लीडर मेरा नाम मोशियोन है, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। कोलिशन लीडर मुशिन से कहते हैं मैंने तुम्हारे कमांडर से तुम्हारी बहुत सारी तारीफें सुनी है। इन्होंने कहा है कि हीबी पैंग क्लैन को डिसॉल्व होने से बचाने में तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है। गुजू जैंग को भी तुम ही पकड़ कर लाए हो, इसलिए मुझे भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमारा एक बड़ा क्लैन तबाह होने से बच गया है। मुशिन उनसे कहता है क्या सब कुछ हल हो गया, वाकई में आपने हीबी पैंग क्लैन वालों को छोड़ दिया है। मास्टर डू वॉन उसे कहते हैं हाँ सारा मसला हल हो गया है और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुशिन उनसे कहता है मुझे तो ऐसा करना ही था क्योंकि मैं योंगचियन ग्रुप का वाइस कमांडर हूँ और साथ ही मैंने ये सब कुछ अकेले नहीं किया बल्कि मेरे बाकी के ग्रुप के साथी भी मेरे साथ ही थे। मुशिन कहता है मुझे लगता है कि इस सब में आपने भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है क्योंकि आपने चियोंसो डैन वालों को यहाँ पर हमसे पहले भेज दिया था। मुझे लगता है कि शायद आपको इस बारे में पहले से पता था। कोलिशन लीडर अपना सर झटकते हुए कहते हैं नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। मैंने चियोंसो ग्रुप वालों को तुम लोगों से पहले वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा था। मेरे जैसे बुड्ढे कोलिशन के लीडर को इस बारे में कैसे पता चल सकता है कि हीबी पैंग क्लैन में क्या चल रहा है। फिर साथ ही वो आगे से मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। मुशिन से कहते हैं तो लगता है कि शायद तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो तुम मुझसे कह सकते हो, तुम्हें जरा भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मुशिन कहता है अगर आपको मुझसे और भी कुछ नहीं कहना तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये बात सुनते ही कोलिशन के लीडर और मास्टर डू वॉन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर डू वॉन कहते हैं ये तो हमारे कोलिशन के लीडर से किस तरह बात कर रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा रूडनेस है। मुशिन उनसे कहता है मेरे पास अभी भी एक जरूरी काम करने को बाकी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। वो फिर से कोलिशन लीडर से कहता है क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। कोलिशन लीडर से कहते हैं ठीक है तुम जा सकते हो। मुशिन वहाँ से चला जाता है। मास्टर डू वॉन कहते हैं कोलिशन लीडर प्लीज मुझे माफ कर दें, अब अपने वाइस कमांडर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसको मैनर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे लगता है कि जब ये अपने किसी मकसद के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है तब ये किसी किस्म की फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करता, सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है। कोलिशन लीडर से कहते हैं मास्टर डू वॉन लगता है कि तुम सारी सिचुएशन को समझ नहीं रहे। मुझे लगता है कि तुम्हारे वाइस कमांडर को पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वो बहुत ही क्विकली एक्ट करना चाहता है। तुम्हें इस बारे में अभी तक पता नहीं चला लेकिन उसे पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। मास्टर डू वॉन भी उनकी बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मुशिन कोलिशन के लीडर से मिलने के बाद वापस आ रहा होता है और रास्ते में हमें अपना एक बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहाँ पर रात को उसने उस गार्ड को पकड़ा था। वो उस गार्ड को पकड़ने के बाद इंटेरोगेट करने के लिए ले गया था। उसने उसे वहाँ पर बहुत ही जालिमाना तरीके से पीटा है। मुशिन ने तो उस बेचारे की बहुत ही बुरी हालत कर रखी है। उसकी गर्दन में नीडल्स डाल रखी है जबकि उसकी पूरी बॉडी पर तलवारें दसाई हुई है। मुशिन सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आता है तो नीचे ली बियोम और जैंग जू
खड़े होते हैं वो उन दोनों से कहता है हम लोग बैगर सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, चलो जल्दी करो। नेक्स्ट सीन बैगर सेक्टर का दिखाया जाता है। बैगर सेक्टर में जिंदगी रवा दवा है। उसी वक्त भिखारियों के लीडर की तरफ दिखाते हैं जो कि अपने रूम में बैठे होते हैं। उनके सामने शराब का प्याला पड़ा होता है। वो अपने प्याले को उठाते हैं और उसे गटक जाते हैं और फिर प्याले को वहीं पर रखते हैं और थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। उसके बाद गेट का सीन दिखाया जाता है। गेट पर दो भिखारी बैठे होते हैं और वो दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त उन्हें जलने की स्मेल आती है। वो कहते हैं ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है। एक वाला दूसरे से कहता है क्या तुम्हें ये जलने की स्मेल नहीं आ रही। वो उसे कहता है हाँ मुझे भी कुछ चीज जलने की बू आ रही है। और साथ ही बाकी के सारे सेक्टर्स का भी सीन दिखाया जाता है। वो सारे लोग उस तरफ देख रही होती हैं बैगर्स के सेक्टर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर आग की लपटें निकल रही होती हैं। भिखारियों के लीडर के रूम में आग लगी होती है और उनके पूरे का पूरा घर जल जाता है। मुशिन और उसके दोनों साथी भी भागते हुए भिखारियों के सेक्टर की तरफ ही जा रही होती हैं कि वो आग को देखकर वहीं पर रुक जाते हैं। फिर वो लोग जल्दी से भागते हुए बैगर सेक्टर की तरफ आते हैं। भिखारियों के सेक्टर के लोग पहले से आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमारे लीडर अभी भी रूम के अंदर है, लेकिन ये आग लगी कैसे। वो सारी आग को बुझाने में मसरूफ होते हैं, जबकि मुशिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसको पकड़ने ही वाला था। मास्टर डुवोन भी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं क्या वाकई में भिखारियों का लीडर उस आग के अंदर है, वो कमरे में मर गया। जैंग जून उनसे कहता है ये सिर्फ एक अंदाजा है, इन्हें लगता है कि वो रूम के अंदर था, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। मास्टर डुवोन उसे कहते हैं लेकिन तुम सब ऐसा कैसे कह सकते हो, तुमने तो कहा था कि हम लोगों ने लाश को उसी रूम के अंदर से बरामद किया है, तो फिर जो जली हुई लाश तुम उस रूम के अंदर से निकाल कर लाए हो, फिर वो लाश किसकी है, वो भिखारियों के लीडर की नहीं तो। जैंग जून उनसे कहता है मास्टर हमें उस रूम के अंदर से जो लाश मिली है वो बहुत ज्यादा जली हुई है और उसकी पहचान नहीं की जा सकती। हमारे वाइस कमांडर ने कहा है कि हमें इस बारे में ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं पता कि जो वाकई में उसी की लाश है या फिर किसी और की है, ये उसका कोई प्लान भी हो सकता है वो यहाँ से भाग गया हो। मास्टर डुवोन उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जब मुशिन ने वुजू जैंग को कोलिशन की जेल में रखने का कहा था, उसी वक्त मास्टर डुवोन से मुशिन ये भी कहा था मुझे लगता है कि हमारी कोलिशन में कोई न कोई गद्दार है जो कि ब्लड कल्ट वालों को यहाँ से मैसेजेस भेजता है, उन्हें हमारी सारी खबरें देता है। तो ब्लड कल्ट वाले लोगों को पता था कि हम लोग वहाँ पर वुजू जैंग को पकड़ने के लिए जाने वाले हैं। मास्टर डुवोन से कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम वुजू जैंग को इस्तेमाल करने वाले हो चारे के तौर पर उस बंदे को पकड़ने के लिए जो यहाँ पर गद्दार है। मुशिन कहता है उन लोगों ने अपने प्लान को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, अपने प्लान को फेल होता हुआ देखकर वो लोग कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाएंगे और गुजू जैंग को मारने के लिए आएंगे, इसलिए हमें उन्हें एक मौका तो देना चाहिए। वो गुजू जैंग को मारने के लिए आएंगे तब मैं वहाँ पर रहूंगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी उसे मारने के लिए आएगा मैं उसको पकड़ लूंगा। आपको बस अपनी कल की एल्डर्स की मीटिंग के लिए तैयार रहना है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। मास्टर डुवोन कहते हैं कहीं उसके कहने का ये मतलब तो नहीं था भिखारियों का लीडर ही ब्लड कल्ट वालों के साथ मिला हुआ था और वही जहाँ से न्यूज उन तक पहुँचाता था। नेक्स्ट सीन जोंगचियोन ग्रुप के बाहर का दिखाया जाता है। भिखारियों के बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा होते हैं और वो उनसे कह रहे होते हैं हमारे लीडर की लाश वापस चाहिए, हम उसे प्रॉपरली जाकर दिखलाना चाहते हैं क्योंकि हमारे लीडर हमारे साथ बहुत ज्यादा अच्छे थे। और सारे भिखारी बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और कहते हैं जल्दी से उनकी लाश हमारे हवाले करो। जैंग जुन उन सबसे कहता है मैंने तुम लोगों से कहा ना कि हम लोग उसकी लाश तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन फिलहाल हमें कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, उसके बाद तुम्हें वापस कर दी जाएगी, तुम उसे जाकर दफना सकते हो। लेकिन वो तो जैसे उनकी एक भी बात नहीं सुन रहे, वो उनसे कहते हैं हमें तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, हमारे लीडर बहुत ज्यादा अच्छे थे, हमें बस उनकी बॉडी चाहिए, चलो जल्दी से उनकी बॉडी हमें दे दो। नेक्स्ट सीन रूम के अंदर का दिखाया जाता है। रूम के अंदर लीडर की बॉडी पड़ी होती है, पता नहीं ये लीडर की बॉडी है या नहीं, तो वो बहुत ज्यादा जली हुई है। मास्टर डुवोन वहीं पर मुशिन के साथ ही खड़े होते हैं। वो मुशिन से कहते हैं मुझे लगता है कि जिस बंदे की तुम बात कर रहे थे जो यहाँ पर हमारी कोलिशन में गद्दार है, क्या तुम इसी की बात कर रहे थे। मुशिन कहता है रात के वक्त गुदू जैंग के ऊपर अटैक करने के लिए एक बंदा आया था, वो हमारा एक गार्ड है, उसने पॉइजन नीडल के साथ गुदू जैंग को मारने की कोशिश की, मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया और उसने खुद बताया कि भिखारियों के लीडर ने सब कुछ किया है, वही जहाँ पर ब्लड कल्ट वालों के साथ मिला हुआ है, मुझे भी उसी ने भेजा है। मास्टर डुवोन कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि वो जिस गार्ड को तुमने पकड़ा है वो गार्ड हमें धोखा दे रहा हो, हमसे झूठ बोल रहा हो। मुशिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इस हालत में मैंने उससे इन्वेस्टिगेशन की है, वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। मास्टर डुवोन कहते हैं तो फिर अब क्या किया जा सकता है, अब हम लोग इसका क्या करें। उसी वक्त हाउन अंदर आती है और वो उनसे कहती है मास्टर बैगर सेक्टर के वाइस कमांडर आपसे मिलना चाहते हैं, वो यहाँ पर इस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए आए हैं। मास्टर डुवोन से कहते हैं ठीक है उसे अंदर भेज दो। भिखारी जैंग को अंदर भेजा जाता है। अब भिखारी जैंग उस बॉडी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको चेक करने के बाद कहता है हाँ ये हमारे लीडर की ही बॉडी है। भिखारी जैंग उन सब से कहता है इसने अपनी सारी जिंदगी हमारे बैगर सेक्टर के नाम कर दी, इसने बैगर सेक्टर के लिए बहुत कुछ किया है, हालांकि इसने जो कुछ भी किया है वो बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन फिर भी इसने हमारे लिए जितना कुछ भी किया है वो बहुत ज्यादा खास है। आप अगर इसको सजा देना चाहते तो वो आप दे सकते थे, लेकिन अब तो ये मर चुका है, इसने हमारे लिए जितना कुछ भी अच्छा किया है उसके बदले में मैं चाहता हूँ कि आप इस बॉडी को हमारे बैगर सेक्टर के हवाले कर दें ताकि हम लोग इसकी बॉडी को रिवाज के मुताबिक दफना सके। मास्टर डुवोन कहते हैं मैं वैसे भी
यही सोच रहा था। ठीक है, तुम लोग इसे ले जा सकते हो। भिखारी जैंग कहता है मैं अपनी ब्रांच वालों को भी बता दूंगा कि इस मसले में जितना हो सके वो आप लोगों की हेल्प करें। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सारे के सारे भिखारी अपने साथ एक कार्ट लेकर आए होते हैं और वो उस लाश को उसके ऊपर डालते हैं और रोते हुए अपने लीडर की लाश को लेकर अपने सेक्टर की तरफ वापस चले जाते हैं। मास्टर डू वॉन मुशिन से कहते हैं अब हमें इस बारे में बहुत ही सीरियसली सोचना होगा। पहले वो लोग हीबी पेंग क्लैन में आए, फिर उसके बाद सेंट्रल एजेंसी, उसके बाद अब हमारी कोलिशन में बैगर सेक्टर तक पहुंच गए हैं। पता नहीं उनके लोग कहां कहां तक फैले हुए हैं। मास्टर डू वॉन कहते हैं हमने तो सिर्फ एक प्यादे को पकड़ा है, पता नहीं जहाँ पर कोलिशन में कितनी ज्यादा फैमिलीज होंगी और कितनी ज्यादा फैक्शंस होंगी जिनके अंदर ब्लड कल्ट वाले पहले से घुस चुके हैं। मास्टर डू वॉन के वहाँ से चले जाने के बाद भिखारी जैंग मुशिन से कहता है हमने जो कुछ भी सोचा था वो सब कुछ सच साबित हुआ। तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है अपनी बात को सच होता हुआ देखकर? लेकिन मुझे इस बात से बहुत सा गुस्सा आ रहा है। मुशिन से कहता है तुम्हें इस सारी बात का तो खुद से पता होगा क्योंकि तुमने खुद ही लाश को आइडेंटिफाई किया है। भिखारी जैंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि भिखारियों के लीडर ने यानी हमारे लीडर ने खुदकुशी की है? मुशिन कहता है उसकी बॉडी के ऊपर जलने के अलावा और भी कोई निशान नहीं था। मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर किसी ने अटैक किया होगा और जानबूझकर वहाँ पर आग लगाई होगी ताकि वो सबूतों को मिटा सके। इसलिए मैं हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार हूँ। हो सकता है कि कल्ट वालों ने वहाँ पर घुसकर उसको मार डाला हो या फिर उसने जानबूझकर खुदकुशी की हो कि वो इस सारी शर्मिंदगी से बचना चाहता हो। भिखारी जैंग उसे कहता है मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उसने खुदकुशी की है, ये एक कत्ल है। मुशिन भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। कहता है तुम्हें इस बारे में इतना पक्का कैसे है? भिखारी जैंग उसे कहता है कल रात मैं अपने लीडर से मिला था, हम दोनों बैठकर पी रहे थे। रात को उसने मुझे वो सारी बातें बता दी जो कि उसने मुझे बतानी थी। उसने मुझे कहा कि कल सुबह मैं खुद ब खुद यांगचियन ग्रुप में चला जाऊंगा और अपने आप को उनके हवाले कर दूंगा। भिखारी जैंग कहता है हो सकता है कि रात को उसने मुझसे झूठ बोला हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि एल्डर्स की मीटिंग के फौरन बाद उसके घर को आग लग जाती है और वो भी साथ ही अंदर जलकर मर जाता है? ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? हमारे लीडर के पास ऐसी कोई रीजन नहीं थी एल्डर्स की मीटिंग खत्म होने तक रुकने की। अगर उसे खुदकुशी करनी होती तो वो रात को ही कर लेता। पूरे के पूरे घर को साथ जलाने की क्या जरूरत थी? उनके घर को आग उस वक्त लगाई गई जब सभी लोग जाग रहे थे, लेकिन सभी को दिखाई दे कि उनके घर को आग लगी हुई है। मास्टर ने जानबूझकर खुदकुशी कर ली है अपने आप को बचाने के लिए क्योंकि वो गद्दार थे, सभी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उस आग को लगाने का मकसद यही है कि जिसने भी आग लगाई है वो चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर दिया जाए, सारे का सारा इल्जाम लीडर के सर पे आ जाए और ये बात यहीं पर खत्म हो जाए। साथ ही भिखारी जैंग रोना शुरू कर देता है जबकि मुशिन उसकी बात सुनने के बाद उसे कोई भी जवाब नहीं देता और यहीं पर हमारी एपिसोड 46 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड 47 की शुरुआत में कोलिशन के लीडर मास्टर डू वॉन का सीन दिखाया जाता है। कोलिशन के लीडर मास्टर डू वॉन से कहते हैं क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि भिखारियों के लीडर वही गद्दार थे? साथ ही कोलिशन के लीडर मास्टर डू वॉन से कहते हैं अब बताओ कि आगे हमें क्या करना है? मास्टर डू वॉन कहते हैं वैसे तो मैंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया, मैं नहीं चाहता कि कोलिशन में किसी को इस बारे में पता चले क्योंकि भिखारियों के लीडर की सभी लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। मैंने सभी को यही बताया कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन मैंने सीक्रेटली अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी कर दिया है और अपने कुछ लोगों को भी इस काम पर लगा दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक आत्महत्या नहीं बल्कि ये एक मर्डर है। कोलिशन लीडर भी उसकी बात सुनकर हैरान होते हैं और कहते हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे कोलिशन के अंदर ही रहते हुए किसी ने हमारे भिखारियों के लीडर को मार डाला? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? मास्टर डू वॉन कहते हैं जी ऐसा हो सकता है। अगर भिखारियों के लीडर ब्लड कल्ट वालों के लिए काम कर सकते हैं तो कोई भी यहाँ पर गद्दार हो सकता है। नेक्स्ट सीन भिखारियों के लीडर के मेमोरियल का दिखाया जाता है जहाँ पर अगरबत्ती जलाकर भिखारी जैंग खड़ा होता है। वून कहता है भिखारियों के पूरे सेक्टर में ब्रदर जैंग सिर्फ लीडर की बहुत ज्यादा इज्जत करता था क्योंकि वो उसे समझता था कि वो बहुत ही नेक इंसान है। इसी वजह से तो मुझे उसके बारे में जब पता चला कि वो इस तरह का गद्दार है तो मैं ब्रदर जैंग को ये सब कुछ नहीं बताना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि ये उस बात से काफी ज्यादा अफसुर्दा हो जाएगा। लेकिन अब जबकि उनके लीडर ने खुदकुशी कर ली है अब हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि जैंग इस बात से जरा भी मुतमिन नहीं है। मुशिन उसे कहता है वो नहीं हो, जैंग ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। उसे लगता है कि उसका मर्डर हुआ है और ये बात बिल्कुल सच है, उसका मर्डर हुआ है। मुझे लगता है कि हमारी कोलिशन में कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो ब्लड कल्ट वालों के साथ मिला हुआ है और उनके सारे काम कर रहा है। फिर मोशन और वून बाहर आ जाते हैं, वो गली में चलते हुए जा रहे होते हैं। मोशन उसे कहता है मुझे लगता है कि हमारी किसी फैक्शन या फिर कोई एल्डर भी इस तरह का गद्दार हो सकता है या फिर हमारे पैलेस से भी कोई हो सकता है। वून उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? पैलेस से कौन हो सकता है? मोशन कहता है हो सकता है कि हमारी कोलिशन का लीडर भी एक गद्दार हो और ब्लड कल्ट के लिए काम करते हो। उसी वक्त उनके पास से दो गार्ड्स गुजरते हुए जा रहे होते हैं। वो दोनों भी उनकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लोग हमारे कोलिशन के लीडर के ऊपर भी शक कर रहे हैं। वो उन दोनों गार्ड
की तरफ देखता है और मोशन से कहता है, अगर तुम्हें इस तरह का कोई मजाक करना भी है तो कम से कम जगह तो देखकर बोलो, भी बहुत बड़ा मसला हो जाता। तुम हमारे कोलिशन के लीडर के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर तुम मो जियोन हो, जोंगचियोन ग्रुप के एक वाइस कमांडर, ना कि तुम मुशिन हो। मुशिन उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है। नेक्स्ट सीन हान सुजिन के प्राइवेट रूम का दिखाया जाता है। हान सुजिन अपने रूम में नहीं होती, वो अपनी पट्टियां शट्टियां उतार कर अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में चली जाती है, जहाँ पर वो जाकर ट्रेनिंग कर रही है। उस लड़की को तो बिल्कुल भी आराम नहीं है, वो अपनी तलवार के साथ बड़े ही अच्छे से ट्रेनिंग कर रही होती है। पता नहीं उसे क्या होता है, और ऊपर की तरफ जंप करते हुए सामने की तरफ अटैक करती है, यानी स्लैश लगाने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसके पेट के ऊपर जख्म है इसलिए वो वहीं पर गिर जाती है। हान सुजिन अपने पेट पे हाथ रख के वहीं पर बैठ जाती है और लंबे लंबे सांस ले रही होती है, जबकि उसी वक्त वहाँ पर मोशिन आता है। मोशिन उसे कहता है, तुम्हें इस वक्त रेस्ट करनी चाहिए, ना कि यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा भी था कि जाकर रेस्ट करो, लगता है कि तुम मेरी बात को नजरअंदाज कर रही हो। हान सुजिन उसे कहती है, तुम्हें मेरे बसले में पड़ने की जरूरत नहीं है, जाओ और जाकर अपना काम करो, मुझे मेरी बॉडी के बारे में पता है, मुझे कब रेस्ट करनी है और कब ट्रेनिंग करनी है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखा करो। जैसे ही हान सुजिन उसके पास से गुजरने लगती है, मोशिन उसके जख्म के ऊपर अपना हाथ मारता है, जिससे उसका जख्म दर्द करना शुरू हो जाता है। हान सुजिन अपने जख्म पे हाथ रख के वहीं पर खड़ी हो जाती है। मोशिन उसे कहता है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ इस तरह का कुछ करूँ तो जाओ और जाकर आराम करो, जितना तुम्हें कहा जाता है बस उतना ही किया करो। मोशिन उसे कहता है, सिर्फ ट्रेनिंग करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने का क्या फायदा होगा कि जब फाइट करने की बारी आएगी तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ नहीं देगी, इसलिए चुपचाप जाके रेस्ट करो। मोशिन उसे इतना कह के वापस मुड़ पड़ता है। मोशिन अभी जा ही रहा होता है कि हान सुजिन वहाँ से एक छोटा पत्थर उठाती है और उसके सर में दे मारती है। मोशिन जैसे पीछे की तरफ देखता है तो हान सुजिन अपने रास्ते पर चल रही होती है, जैसे कि वो मोशिन को ये दिखा रही है कि उसने वो पत्थर नहीं मारा। मोशिन भी उसकी इस हरकत की वजह से गुस्सा नहीं होता बल्कि हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा पागल है। नेक्स्ट सीन ब्लड कल्ट वालों का दिखाया जाता है, उसी माउंटेन के ऊपर जहाँ पर उनके लीडर बैठे हुए हैं। लीडर अपनी सीट के ऊपर बैठे होते हैं, जबकि दूसरा एल्डर उनके पास आता है, उन्हें सारी बात बताता है। वो एल्डर लीडर से कहता है, बीबी पेंग क्लैन को रिजॉल्व करने का हमारा मिशन फेल हो चुका है और हमारे इस प्लान के फेल होने की मेन वजह एजेंसी लीडर का किडनैप होना है, जो कि जोंगचियोन ग्रुप वालों ने किया है। ये जोंगचियोन ग्रुप वाले हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनते जा रहे हैं। एल्डर अपने लीडर से कहते हैं, हमने गुजू चैंग के जितने भी रिश्तेदार थे उन सभी को मार डाला है, कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ा, और साथ ही मैंने गुजू चैंग को भी मारने के ऑर्डर्स दिए हैं और उनसे कहा है कि पीछे कोई भी सबूत मत छोड़ना। लीडर यहाँ पर पहली बार बोलते हैं और उसे कहते हैं, मो जियोन, क्या ये सब कुछ उसी लड़के मो जियोन ने किया है जिसने मास्टर जैंग को मारा था? एल्डर उनसे कहते हैं, जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये वही लड़का है। एल्डर अपने लीडर से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग और ज्यादा छुपे रह सकते हैं, हमें मैदान में आना ही पड़ेगा और इन सभी का सामना करना पड़ेगा। लीडर उसकी बात सुनने के बाद आगे से कोई भी जवाब नहीं देते। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन में मुशिन का एक और नया मिशन स्टार्ट हो चुका है। मुशिन एक दूसरे स्टेट में जाता है, वहाँ पर बाजार में काफी ज्यादा चहल पहल होती है, बाजार में काफी रश होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने लिए कुछ चीजें खरीद रहे होते हैं, जबकि मुशिन भी सर पे टोपी पहनकर और एक चोगा पहनकर वहाँ पर चला जाता है। वहीं पर साइड पर दिखाते हैं एक ग्राउंड में काफी सारे लोग जमा होते हैं, वो सारे लोग फाइट देख रहे होते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों को हायर करने के लिए उनके साथ फाइट कर रही होती है, ताकि वो उनको देख सके कि उनके अंदर कितनी एबिलिटीज हैं और क्या वो वॉरियर्स वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं। उस लड़की के पास एक स्पीयर होता है, वो अपने स्पीयर से सामने वाले बंदे पर अटैक करती है, जिसके पास एक तलवार होती है। सामने वाला बंदा काफी ज्यादा हटा कट्टा होता है, लेकिन वो उस लड़की से हार जाता है और उस बंदे के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। सारे लोग एक दूसरे से कह रहे होते हैं, जरा बचना, ये तलवार यहीं पर गिरने वाली है, लेकिन वो तलवार उड़ती हुई जाकर मोशन के पैरों में गिरती है। मोशन भी उनकी तरफ देखकर हैरान हो जाता है। वो लड़की उन सब से कहती है, इतना काफी नहीं है, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर चाहिए, तुम सब लोग तो बिल्कुल बेकार हो। वो लड़की उन सब से कहती है, अगर तुम सब लोग मुझे नहीं हरा सकते तो फिर तुम लोग सोसो रियान के साथियों को कैसे हराओगे? वो लड़की उन सब से कहती है, क्या तुम में से कोई और ट्राई करना चाहेगा? में से जो भी अच्छा वॉरियर होगा मैं उसे बहुत ही अच्छी कीमत दूंगी, जो भी मेरा साथ देगा सोसो रियान के साथियों को हराने में। मोशन आगे बढ़ता और कहता है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। वो सारे लोग देखकर कह रहे होते हैं, लगता है कि को लड़का यहाँ पर पिटने के लिए आ गया है, ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ कह रहे होते हैं, पता नहीं, चलो देखते हैं ये कितने सेकंड इस लड़की के सामने टिक पाएगा। वो लड़की मोशन से कहती है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अपने लिए एक वेपन को चूज करो। मोशन उसे कहता है, नहीं, मुझे वेपन की जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से फाइट करता हूँ। वो लड़की कहती है, लगता है कि तुम हाथों से ही फाइट करते हो, चलो फिर ठीक है, लेकिन क्या वाकई में तुम एक स्पीयर का मुकाबला कर पाओगे, वो भी सिर्फ अपने हाथों से? अंदर से वो सोच रही होती है, लगता है कि ये एक बेवकूफ है कि अपने हाली हाथों से एक स्पीयर का मुकाबला करना चाहता है। जैसी फाइट स्टार्ट होती है, वो लड़की बड़ी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जंप करती है और अपने स्पीयर के साथ मुशिन के ऊपर अटैक कर देती है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन मुशिन उसके अटैक से अपने आप को अवॉइड कर लेता है। ये देखकर तो वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है। वो वहीं से अपने
अपने स्पीयर को फिर से घुमाती है और उसकी मुंडी पर अटैक करती है, लेकिन मोशन नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और वो बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे चला जाता है। वो लड़की जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है और अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन मोशन जंप करता हुआ काफी पीछे चला जाता है। वो उसे कहती है तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो, जबकि बाकी के सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं लगता है इस लड़के को सिर्फ डॉज करना आता है। वो उसे कहते हैं यार तुम भी इसके ऊपर अटैक करो, सिर्फ मजा नहीं आ रहा। वो लड़की अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो डॉज करने में, चलो देखते हैं तुम इसको कैसे डॉज करते हो। वो अपनी पावर्स के साथ अपने स्पीयर को इम्ब्यूट करती है और बड़ी स्पीड के साथ मोशन के ऊपर अटैक करती है। इस बार तो मोशन भी उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाता, उसका स्पीयर सीधा उसकी टोपी में लगता है और उसकी टोपी में फट जाती है और मोशन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। इस बात से वो लड़की काफी खुश होती है और मोशन से कहती है लगता है कि तुम काफी ज्यादा चौंक गए हो, तुम्हें चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं वाकई में स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर से अपने स्पीयर को घुमाते हुए मोशन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन मोशन उसके अटैक को अवॉइड करता है और वो एक दो बार अपने स्पीयर को इसी तरह अपनी पावर्स के साथ इम्ब्यूट करके उसके ऊपर घुमाती है। पहली बार तो उसने उसकी टोपी को निशाना लगा लिया था, लेकिन अब उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रही। इस बार वो सीधा उसके मुंह की तरफ अटैक करती है, लेकिन मोशन अपने हाथ से उसके स्पीयर की नोक को पकड़ लेता है। वो लड़की बहुत हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने सिर्फ अपने हाथों से मेरे स्पीयर को कैसे रोक लिया। मोशन ने उसके स्पीयर की नोक को अपने एक हाथ से पकड़ा होता है और अपने दूसरे हाथ से उसके स्पीयर के ऊपर टैप करता है, जिसकी वजह से उसके स्पीयर के अंदर क्योंकि लचक होती है वो हिलना शुरू होता है और उस लड़की के हाथ से उसका स्पीयर छूट जाता है। मोशन उस स्पीयर को नीचे गिराने की बजाय उस स्पीयर को अपने हाथ में पकड़ लेता है और साथ ही उसे मोड़ते हुए उस लड़की के सामने कर देता है, यानी कि वो लड़की हार चुकी है। उस लड़की को लगता है कि शायद मोशन अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक करने वाला है, वो पीछे की तरफ गिर जाती है। बाकी ये सारे देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और चिल्लाकर कह रहे होते हैं ये वाला लड़का तो काफी अच्छा है, इसने उस लड़की का स्पीयर ही छीन लिया है, लगता है कि इसको पैसे मिलने वाले हैं। मोशन उसके स्पीयर को उसकी तरफ फेंक देता और कहता है तुम्हारा स्पीयर तो काफी ज्यादा अच्छा है, दोबारा इसे अपने हाथ से मत गिराना। वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम तो वाकई में बहुत ही अच्छे वॉरियर हो। मोशन अपनी हैट को उठाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसको दोबारा पहन सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर तो सुराख हो गया है। वो लड़की भी उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है मैंने फाइनली उसको ढूंढ ही लिया, वॉरियर जो कि मेरा साथ दे सकता है 100 रियान को हराने में। मैं इसी तरह के एक मार्शल आर्टिस्ट को तो ढूंढ रही थी जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट एक बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोशन और मास्टर डू वॉन कोलिशन के लीडर के पास बैठे होते हैं। कोलिशन के लीडर उन सभी से कहते हैं 20 साल हो चुके हैं गॉड ऑफ वार को गायब हुए। गॉड ऑफ वार ने दोनों ही फैक्शन और कल्ट्स के दरमियान में एक अमन को कायम रखा था, जिसकी वजह से दोनों आपस में फाइट नहीं करते थे, कल्ट वाले और सेक्टर वाले। लेकिन उसके गायब होने के बाद से जब से हमारी म्यूरिम कोलिशन ने इस जंग को जीता है तब से अमन और शांति है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को इस तरह की शांति पसंद है, क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट तो बेकार हो जाता है अगर शांति हो। एक मार्शल आर्टिस्ट हमेशा ही अपनी पीक की तरफ जाता है, यानी कि उसे पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की तलाश होती है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सके। ब्लड कल्ट वाले यही काम तो कर रहे हैं, वो इस तरह के मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढते हैं। इन्हें अमन बिल्कुल भी पसंद नहीं और वो चाहते हैं कि हर वक्त जंग लगी रहे, उन्हीं को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मास्टर डू वॉन कहते हैं यहीं पे हमारे योंगचियन ग्रुप का काम आता है, हमारे योंगचियन ग्रुप का मकसद बहुत ज्यादा क्लियर है। मास्टर डू वॉन कहते हैं हमारी 5 बड़ी फैमिलीज और 9 यूनाइटेड सेक्टर्स के जितने भी लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि उन सभी के सभी को इन्वेस्टिगेट किया जाए, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हमारा ग्रुप ये काम करेगा, हमारी म्यूरिम कोलिशन में जितने भी इस तरह के इवल सेक्टर के लोग छुपे हुए हैं उन सभी को ढूंढ कर निकाला जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। कोलिशन लीडर मास्टर डू वॉन से कहते हैं तो आप कहना क्या चाहते हैं, हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए। मोशन उनसे कहता है मैंने एक छोटे से सेक्टर के बारे में सुना है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, इसलिए मैं सबसे पहले वहाँ पर जाऊंगा। और उस छोटे सेक्टर का नाम ट्विन ड्रैगन सेक्टर होता है। यहाँ पर इस वक्त मोशन खड़ा है और ये लड़की ट्विन ड्रैगन सेक्टर के पुराने चीफ की बेटी है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 47 का एंड करते हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोशन एक नए सेक्टर में गया है जिसका नाम ट्विन ड्रैगन सेक्टर है। तो वहीं पर वो एक लड़की के साथ कम्पीट करता है और उस लड़की को हरा देता है। असल में वो लड़की वहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढ रही है तो कि उसकी हेल्प कर सके 100 रियान को हराने में, जिसने उसके फादर को हरा कर खुद इस सेक्टर की लीडर बन गई है। वो लड़की मोशन से कहती है मेरा नाम ली रियोंग है, मैं यहाँ के पुराने सेक्टर लीडर की बेटी हूँ और जो कि इस सेक्टर की नई लीडर बनने वाली हूँ। वो लड़की हंसते हुए मोशन से कहती है मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा इंतजार किया है और तुम आ जा रहे हो। मैं तुम्हारी तरह के एक वॉरियर की तलाश में थी जो कि मेरा साथ दे सके इस सेक्टर के लीडर की पोजीशन को वापस हासिल करने में। मोशन उसे अपने बारे में कुछ फेक बातें बताता है। वो उसे कहती है तो तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तो यहाँ वहाँ बस घूमते रहते हो और जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करते हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। चलो भी ठीक है, तुम मेरे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी दूंगी और साथ ही खाना भी मिलेगा। अगर तुम मेरे काम को पूरा करते हो तो तुम्हें पैसे भी
मिलेंगे। वो लड़की बातें करते हुए उसे अपने घर की तरफ लेकर जा रही होती है। वो मोशन से कहती है, ये तो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में तुम मेरे कितने ज्यादा काम आते हो, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगी। ली रियान उसे अपने घर में लेकर जाती है। वो जैसे दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो सामने बिस्तर के ऊपर उसके डैड होते हैं, जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में हैं। वो ना तो अपने बिस्तर से उठ सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं और ना ही शायद सुन सकते हैं। ली रियान भागती हुई अपने फादर के पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर कहती है, फादर मुझे एक बहुत ही अच्छा वॉरियर मिल गया है, अब मैं सोसो रियान को हरा दूंगी और फिर मैं दोबारा से आपके इसी सेक्टर की लीडर बन जाऊंगी और आपको मुझके ऊपर बहुत ज्यादा फख्र होगा। मोशन उसे कहता है, क्या यह बंदा तुम्हारा फादर है? ली रियान उसे कहती है, हाँ ये मेरा फादर है, इसका नाम ली वोंग वू है। मेरे डैड ट्विन ड्रैगन सेक्टर के लीडर हुआ करते थे। ली रियान अपने डैड से कहती है, डैड मैं आपसे वादा करती हूँ मैं दोबारा से अपने सेक्टर की लीडर बनकर दिखाऊंगी और आपकी पोजीशन को हासिल करूंगी। मोशन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि यहीं पर वो हमें एक और बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहाँ पर मास्टर डूवोन उसे कहते हैं, तुम ट्विन ड्रैगन सेक्टर क्यों जाना चाहते हो? मोशन उनसे कहता है, मैंने सुना है कि ट्विन ड्रैगन सेक्टर के लीडर को किसी ने जहर दिया है, उसके इल्जाम में किसी को पकड़कर यहाँ पर कोलिशन की जेल में लाया गया है। जब उस बंदे को इंटेरोगेट किया गया तो उसने किसी भी बात का सही जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि इस सब में भी ब्लड कल्ट वाले शामिल हैं। साथ ही वो कैदी जिसे यहाँ पर भेजा गया है वो कह रहा था कि उसने ये सब कुछ नहीं किया, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है और उसने जितने भी जुमले बोले उनमें से कुछ लफ्ज ऐसे थे जो कि ब्लड कल्ट वालों के साथ मिलते जुलते हैं। मास्टर डूवोन से कहते हैं, तुम्हारी बात ठीक है, अगर तुम्हें जरा सा भी शक है कि वो लोग ब्लड कल्ट वालों के साथ मिले हुए हैं तुम वहाँ पर जरूर जाओ। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। मोशन उस लड़की से कहता है, क्या मैं तुम्हारे फादर का चेकअप कर सकता हूँ? मोशन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी पल्स को चेक करता है। वो लड़की उसे कहती है, क्या तुम एक डॉक्टर हो? मोशन कहता है, नहीं मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेडिसिन के बारे में काफी कुछ पता है। वो पहले उसकी पल्स को चेक करता है और उसके बाद उसकी आंखों को खोलकर चेक करता है और फिर साथ ही उसकी कमीज हटाकर उसकी नाक के अंदर अपनी उंगली डालता है। मोशन उसका चेकअप करने के बाद सोच रहा होता है इसकी बॉडी के ऊपर जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे मास्टर डूचियोन के रिलेटेड हैं। हिबी पेंग क्लैन के मास्टर डूचियोन जिन्हें जहर दिया गया था उनके अपने ही भाई ने जहर दिया था। मोशन कहता है, इसको भी बिल्कुल वैसा ही पॉइजन दिया गया है, ऐसा पॉइजन जो कि हमारे चाइना का नहीं है, जो कि चाइना के बाहर से आया है। मुझे कंफर्म हो गया है कि ये सब कुछ ब्लड कल्ट वालों ने किया है। मोशन ली रियान से कहता है, क्या तुम्हें इस बारे में पता था कि इन्हें पॉइजन दिया गया है? वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ली रियान उसे कहती है, हाँ मुझे पता था, सब कुछ सोसो रियान ने किया होगा, वो बहुत ज्यादा चिलाक लूमड़ी है। मोशन उसे कहता है, ये सोसो रियान कौन है जिसके बारे में तुम बार बार कहती हो? ली रियान उसे कहती है, वो एक बहुत ही जहरीली नागन है जिसने मेरे डैड की जगह ले ली और अब वो हमारे ट्विन ड्रैगन सेक्टर की लीडर बनी बैठी है। वो सिर्फ मेरे डैड की एक कंकुबाइन हुआ करती थी, यानी कि मेरे डैड की सिर्फ एक रखेल थी, लेकिन अब जरा उसको देखो तो सही, हमारे इस सेक्टर की लीडर बन गई है। पता नहीं अचानक से उसके पास 3 वॉरियर्स कहीं से आए, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हमारे यहाँ पर ट्विन ड्रैगन सेक्टर में एक रूल है, अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं जो कि यहाँ के हमारे वॉरियर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी हमारे सेक्टर का लीडर बन सकता है, फिर चाहे वो मेरे डैड हो या फिर सोसो रियान हो। मुझे लगता है कि सोसो रियान ने मेरे डैड को जहर दिया है। जब मेरे डैड की ये हालत हो गई तो मेरे डैड के नीचे जितने भी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे उन सभी ने डैड को छोड़ दिया और उसके बाद अचानक से सोसो रियान के पास से कहीं से 3 वॉरियर्स आ गए और इन तीनों वॉरियर्स की वजह से वो हमारे सेक्टर की लीडर बन गई, क्योंकि बाकी के सारे वॉरियर्स उन तीनों वॉरियर्स से हार गए। उन तीनों वॉरियर्स का हमें पता भी नहीं कि वो कहाँ से आए हैं। और साथ ही मुझे ये भी पता है सोसो रियान ने हमारे यहाँ पर एक बंदे को पकड़ा और उसके ऊपर इल्जाम लगाकर उसे कोलिशन की जेल में भेज दिया। उस बंदे ने मेरे डैड को जहर दिया है। मोशन उसे कहता है, तुमने सारी बात को सभी के सामने क्यों नहीं रखा? तुमने बाकी लोगों को क्यों नहीं बताया? ली रियान उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कितने ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि अपने पुराने लीडर की बेटी की बात सुनेंगे? इसलिए तो मैं रोजाना वहाँ पर जाकर किसी न किसी से फाइट करती हूँ ताकि मैं अपने लिए कोई ऐसा वॉरियर ढूंढ सकूं जो कि सोसो रियान के उन तीनों वॉरियर्स को हरा सके और उसके बाद हम सोसो रियान को सेक्टर लीडर की पोजीशन से हटा देंगे। मोशन उसे कहता है, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे सिर्फ उसके 3 वॉरियर्स को हराना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। ली रियान उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है, मुझे पता है कि तुम उनको हरा सकते हो क्योंकि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम वाकई में उनको हरा सकते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही इनाम दूंगी। मोशन उसे कहता है, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारे ट्विन ड्रैगन सेक्टर का जो लीडर हो वो बहुत ज्यादा अच्छा हो और तुम्हारे सेक्टर को काफी आगे लेकर जाए ताकि फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई मुश्किल का सामना करना पड़े तो तुम लोग अपने सेक्टर को प्रोटेक्ट कर सको। ली रियान भी उसकी बात सुन के काफी हैरान होती है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। ली रियान अपने डैड के पास आती है और उनसे कहती है, फादर आज के दिन में अपने वॉरियर को लेकर सोसो रियान को उसकी पोजीशन से हटाने वाली हूँ। आपसे वादा करती हूँ मैं इस सेक्टर की नई लीडर बनूंगी और बहुत ही जल्दी आपको वापस अपने घर में लेकर जाऊंगी। यहाँ पर एक लीडर को रहना चाहिए। फिर वो वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। मोशन पहले से बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो मोशन से कहती है, चलो चलते हैं और जाके उस सोसो रियान को दिखाते हैं कि हम लोग किस काबिल हैं। नेक्स्ट सीन ट्विन ड्रैगन फैक्शन का दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर बनाया गया होता है। वहीं पर दरवाजे पर 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। वो कहते हैं, सामने से कौन आ रहा है, जल्दी से अपनी पहचान बताओ। ली रियान उन दोनों से कहती है, लगता है कि तुम
तुम दोनों ने मुझे पहचानना छोड़ दिया है। अभी मुझे यहाँ से गए हुए इतने दिन तो नहीं हुए। वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं, ली रियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ली रियान उन दोनों गार्ड से कहती है, जाके अपनी लीडर सोसो रियान को बता दो मैं यहाँ पर अपने साथ एक वॉरियर लेकर आई हूँ। अब तुम्हारी सोसो रियान को मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। वो ली रियान और मुशिन को अंदर आने देते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर ये मैच देखने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। ली रियान अरीना के सेंटर में खड़ी होती है, जबकि वहीं पर दीवार के ऊपर सोसो रियान अपने वॉरियर्स के साथ आती है। वो सारे के सारे उसे ग्रीटिंग्स करते हैं क्योंकि वो सारे के सारे से अपनी लीडर मानते हैं। सोसो रियान वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है और ली रियान से कहती है, ली रियान मेरी बच्ची, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा करने की जरूरत है? तुम बार बार ऐसा करने के लिए जहाँ पर क्यों आ जाती हो? मुझे ये बात अच्छी तरह पता है, ना सिर्फ मुझे बल्कि सभी को पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम यहाँ पर आकर बार बार शर्मिंदा होती हो। तुम अपने डैड का नाम डबो रही हो। भाई तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि अब मैं तुम्हारी लीडर हूँ? कि बाकी सभी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। तुम कितनी बार यहाँ पर आकर मुझे चैलेंज कर चुकी हो। ली रियान उसे कहती है, मैं तुम्हें कभी भी अपनी लीडर नहीं मानूंगी और मैं तुम्हें बार बार चैलेंज करने के लिए आती रहूंगी। ली रियान कहती है, मैं तो यहाँ पर अपने ट्विन ड्रैगन फैक्शन में से कचरे को साफ करने के लिए आई हूँ, चालाक लोमड़ी जाएगी। ये बात सुनते ही बाकी के सारे वॉरियर्स उसे कहते हैं, ली रियान जरा तमीज से पेश आओ, ये हमारी लीडर है, तुम हमारी लीडर से इस तरह बात नहीं कर सकती। ली रियान उन सभी से कहती है, इस बूढ़ी औरत ने तुम सभी को धोखा दिया है, ये बहुत बड़ी चालाक लोमड़ी है और एक जहरीली नागन है। आज मैं तुम सभी को दिखा दूंगी। आज मैं अपने साथ एक वॉरियर को लेकर आई हूँ जो कि इसके तीनों वॉरियर्स को हरा देगा। ली रियान मोशियन से कहती है, मोशियन जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मोशियन भी अपने चोगे को उतार देता है और चलता हुआ अरीना के सेंटर में आ जाता है। ली रियान उसे कहती है, अब मेरी सारी उम्मीदें तुम्ही पर है। मोशियन उसे कहता है, परेशान मत हो, आज तुम्हें लीडर बनाकर ही छोड़ूंगा। सोसो रियान उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है, ये लड़की वाकई में पागल है, मैंने इसे अपनी सोतेली बेटी करके छोड़ दिया था, बस चुपचाप बैठे रहना था, मैं इसके सामने टुकड़े फेंकती हूँ, उसे खाते रहना था, लेकिन ये बार बार मुझे चैलेंज करने के लिए आ जाती है। सोसो रियान उसे कहती है, हमारे ट्विन ड्रैगन सेक्टर के रूल्स के मुताबिक यहाँ पर 3 फाइट्स होंगी, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले हो, क्या तुम अकेले तीनों से फाइट करोगे? मोशिन कहता है, हाँ मैं अकेला ही काफी हूँ। सोसो रियान उसे कहती है, तुम तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी। अपने पहले वॉरियर जिसका नाम ग्यूटाई है उसे कहती है, जाओ, और साथ ही उसे कहती है, इसे मार डालना, जिंदा मत छोड़ना। ग्यूटाई जंप करते हुए नीचे चला जाता है। ली रियान कहती है, पिछली बार भी पहली बार यही फाइट करने के लिए आया था जब लास्ट टाइम मैं चैलेंज करने के लिए आई थी, अब इसने मेरे 2 लोगों को अकेले ही हरा दिया था। ग्यूटाई अपनी तलवार निकालता है और मोशिन से कहता है, भाई ये लड़की तुम्हें कहाँ से उठाकर लाई है? कहीं जमीन से खोद कर लाई है या फिर किसी कचरे के ढेर से उठाकर लाई है? मोशिन उसे कहता है, क्या तुम वो पहले हो जिसके साथ मेरी फाइट होने वाली है? ग्यूटाई उसे कहता है, हाँ मैं ही तुम्हारा पहला फाइटर हूँ। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा दूसरे बंदे के बारे में जानने का कि दूसरे नंबर पर तुम्हारी किसके साथ फाइट होगी, क्योंकि तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। और साथ ही ग्यूटाई अपनी तलवार के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जंप करता है और मोशिन